आप नहीं देखोगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम अटैक हुआ, इन लोगों की कोई वीडियो नहीं आई। उस पैसे से ये बना देते, वॉर क्यों लड़नी थी, उस पैसे से स्कूल बनाते, तू बना दे। टेररिस्ट की ना उसकी फीलिंग होती है, उस बेचारे को भी किसी ने मजबूर किया होगा। मैं कहा तेरे बाप को तेरे सामने मारता, तेरी माँ का करते हैं ना, मैं उस दिन तेरी फीलिंग पूछूंगा। शेमलेस पीपल, एंटी नेशनल्स, अंदर से घटिया के एजेंडा चल रहे हैं, पता नहीं इनमें से कौन आईएसआई एजेंट भी होगा। करंटली मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट के बारे में बात करूँ तो कौन सा इंडियन है? हमारी जनरेशन ने वॉर नहीं देखी। वॉर इज लाइक समथिंग विच इज गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल, हमास, यूक्रेन, रशिया। डैमेज वी डिड वाज जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी, वो किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक से कम नहीं है। और ये हिले इसलिए हुए थे, दे वर ट्रेम्बलिंग। ये कांप क्यों रहे थे? क्योंकि इनको पता है इंडिया ने अभी तक तो वॉर फ्रंट खोला भी नहीं है। सबसे पहले तो अक्षय सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो में आज, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम जो पॉडकास्ट शुरू करेंगे उसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द फिटनेस साइड, लेकिन कोई भी एस्पिरेंट है जो इंडियन एयर फोर्सेस में जाने जाता है तो उनको बहुत नॉलेज भी मिलने वाली है। सो अगेन अक्षय सर, मैं फिर से आपको स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड, नॉट ओनली थ्रू द डिफेंस साइड, बट मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ बिफोर द कोविड, जिस टाइम पे कंटेंट बहुत कम होता था। एंड द पीपल नो दैट आई एम फ्रॉम द फिटनेस साइड, तो वहाँ पे ना हम बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी। सो वी ओनली ट्रस्ट 4 और 5 पीपल जो कि हमें वर्चुअली एक अच्छा कंटेंट, बिना मिर्च मसाले का, बिना गलत चीज़ें बताएगा, और ब्लंट होके, बोल्ड होके, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। सो आई बीन फॉलोइंग यू दैट, एंड इसीलिए मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था दैट आई विल मीट यू एज अ पर्सन। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर मी, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू श्याम। तो सर, शुरू करते हैं। आपकी सर जर्नी अभी तक जो लोगों ने देखा वो आपने नॉलेज शेयर करते हुए बताया, बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सर ऑडियंस को बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही, दैट आपका लाइक पूरा ग्रोन अप आप कैसे हुए, फिर उसके बाद द चैलेंजेस यू फेस, व्हाट एक्साइटेड यू टू गेट इनटू द एयरफोर्स साइड। सो आई एम वेरी ईगर टू नो दैट। ओके, सो जर्नी काफ़ी लंबी रही है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 25+ ईयर्स अब, अगर मैं फिटनेस और स्पोर्ट्स की बात करूं। बट अगेन इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम माय फैमिली। जो मेरी ग्रैंडफादर थे वो रेसलर थे पाकिस्तान में, लाहौर में, इंडिपेंडेंस से पहले। एंड मेरी मदर जो थी वो नेशनल अवार्ड विनिंग एथलीट रही हैं 82-83 ट्रैक एंड फील्ड में। शी वाज अ लॉन्ग जंपर। और तो एक वो जेनेटिक बेंट वो था ही, बेंट ऑफ माइंड। बट स्पोर्ट्स फिर भी मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट ही किया, लेकिन आई पिक्ड अप और ट्रैक एंड फील्ड किया इनिशियली मैंने स्टेट लेवल पे। और उसके बाद फिर आई गिव द एग्ज़ाम ऑफ एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो क्लियर हुआ। तो ऑफ कोर्स फिर सब कुछ चेंज हो जाता है जब एक बार आप फौज में चले जाओ। मोटिवेशन भी जो उसकी थी, एक तो ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म की तरफ एक अट्रैक्शन शुरू से ही थी, ठीक है। पेट्रियोटिज्म भी रहता ही है सब में। मैं थोड़ा ज़्यादा था उस समय, जैसे होता है। लेकिन एक मुझे याद है, एक मूवी आई थी 1980s में, विजेता करके। सो ये एक शशि कपूर रेखा की मूवी थी, और शशि कपूर के जो बेटे थे उन्होंने ही एक्टिंग की थी मेन हीरो की। तो दैट वाज द फर्स्ट मूवी जो एयरफोर्स एकेडमी और एनडीए की लाइव जिसने दिखाई थी। और एयरफोर्स एकेडमी पे, एयरफोर्स पे उससे पहले एज सच कोई इतनी अच्छी मूवी नहीं बनी थी। तो दैट वाज द मूवी विच इंस्पायर्ड मी, और उसके थ्रू फिर मैंने एयरफोर्स सेलेक्ट करी, फिर एनडीए एग्जाम्स दिए, क्लियर हुआ। वो एक अलग चैलेंज था जी, क्योंकि मैं एकेडमिकली कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। मतलब मैं मुझे पढ़ाई करना सच अच्छा नहीं लगता था, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। आई यूज टू रीड लॉट ऑफ बुक्स। मैं बहुत एविड रीडर था, लेकिन मुझे एकेडमिक्स वाला पार्ट नहीं पसंद था जी। तो उस वजह से ये नहीं बोल सकता कि मेरे मार्क्स कोई बहुत अच्छे थे, हार्डली। मतलब उस समय वो 50-60% वाले स्टूडेंट्स थे हम सारे। लेकिन फिर भी एक वो बेंट ऑफ माइंड था। आई प्रिपेयर्ड क्वाइट वेल एनडीए के लिए। फिर एनडीए क्लियर हुआ, वहाँ जाके फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। यू गेट अ वेरी डिफरेंट मिलिट्री एक्सपीरियंस जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, पहले आप सोच भी नहीं सकते। इट्स टोटली आपका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। वहाँ से फिर आफ्टर एनडीए गो टू एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी में अगेन थिंग्स चेंज, क्योंकि वहाँ पे सारा टेक्निकल होता है। इट्स अबाउट लर्निंग फ्लाइंग। आपके जो सारे प्रोसीजर्स हैं, आप जो एयरक्राफ्ट की टेक्निकलिटीज़ हैं, फ्लाइंग की टेक्निकलिटीज़ हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ। आपकी सारी स्टडीज़ वहाँ पे शुरू हो जाती हैं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के ऊपर। वहाँ से फिर आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। आफ्टर एयरफोर्स एकेडमी आपकी स्ट्रीम जो आप चूज़ करते हो, तो मुझे ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम मिली। एंड मेरी पहली पोस्टिंग फिर बड़ौदा हुई, और वहाँ से मेरी फिर बॉडी बिल्डिंग की स्टार्टिंग हुई थी। बड़ौदा में
मैं अपना जिम मिस नहीं करता था कभी भी, मतलब उससे पहले भी काफ़ी समय से। तो एक दिन मैं वर्कआउट कर रहा था बाहर किसी जिम में, तो वहाँ पे कुछ कोचेज़ ने मुझे अप्रोच किया और बोला कि सर आप कम्पीट क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार मैंने कभी स्पोर्ट के बारे में ना तो सुना है ज़्यादा, मतलब ना मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। तो कह रहे आपकी बेस बहुत अच्छा है ओवर सो मेनी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद, तो आप कम्पीट करो। इस बार एक मिस्टर बड़ौदा कंपटीशन होना है 7-8 महीने बाद, आप उसके लिए कम्पीट करो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर आप हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें। एंड जब मैंने मिस्टर बड़ौदा पहली बार खेला, आई वन अ गोल्ड मेडल इन दैट, माई वेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। सो इट वाज अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन? नहीं नहीं, नेचुरल तो नहीं था, लेकिन मुझे स्टेरॉइड्स का एस भी नहीं पता था। हाँ। तो दैट वाज दी, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने अपने वीडियो में बताया बड़ा ओपनली कि स्टेरॉइड्स मैंने बहुत बाद में यूज़ शुरू किए, क्योंकि उस समय मुझे पता ही नहीं था बॉडी बिल्डिंग क्या है। जी। ना मेरा कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव साइड पे बेंड था, बेंट ऑफ माइंड था, एक स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट थी कि यार अगेन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है तो लेट्स गो फॉर इट। और चैलेंज भी था बिकॉज फ्लाइंग बहुत ज़्यादा थी और साथ में ये भी प्रिपरेशन, तो एक डबल चैलेंज था वो। एनीवेज मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, है वन। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स एयरफोर्स टीम ने नोटिस किया, और फिर सब्सिक्वेंटली फिर मैंने कमांड लेवल से स्टार्ट करते हुए फिर इंटर सर्विसेज, स्टेट, नेशनल सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, एंड आई वाज कंटिन्यूसली विनिंग। जितने भी साल मैंने खेला, मैं ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट या सेकंड ही आया हूँ। और उसके बीच में फिर मैंने स्टेरॉइड्स भी यूज़ शुरू करे, जैसे लोग एक्सेप्ट पता नहीं क्यों नहीं करते। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट विदाउट स्टेरॉइड्स। लेकिन मुझे और थैंकफुली जो मेरी टीम थी, एयरफोर्स टीम, जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था, हमारे कैंप्स लगते थे, वो लेजेंडरी टीम्स। तो जो भी अभी करंट कुछ जो एशियन इंटरनेशनल चैम्पियंस हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, उस समय के लेजेंडरी कोच जैसे प्रसाद कुमार, भक्ता कुमार, KLNB प्रसाद, ठीक है, ये सारे के सारे देवर ऑल हमारे ही सीनियर्स और हमारे कोचेस एक ही उसमें प्रैक्टिस करते थे। हमारे कोच प्रसाद सर थे। अब इमेजिन करो जब इस तरह की प्रैक्टिस चलेगी, इस तरह का वर्कआउट्स होंगे, तो कैसे एनवायरनमेंट कैसा होता होगा। नो म्यूजिक, नो म्यूजिक था, म्यूजिक वाज देयर इन द जिम, बट देन वो उससे ज़्यादा फोकस वाज ऑन पुशिंग, क्योंकि आप जैसे वो एक होता है वर्ड होता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, वो वर्कआउट नहीं था, इट वाज प्रॉपर ट्रेनिंग टुवर्ड्स अ गोल। तो वो बहुत हार्ड होती थी। एंड व्हेन यू हैव कोचेस लाइक प्रसाद कुमार, तो वो जिस लेवल पे आपको पुश करते थे ना जिम्स में, वो अनहर्ड ऑफ था हमारे लिए पहले। ऑफ कोर्स वो हमने पुशिंग ट्रैक एंड फील्ड में देखी थी, बट यहाँ पे एक अलग ही लेवल था, ये अलग गेम थी। तो वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। एंड और भी जो सीनियर प्लेयर्स थे, KLNB प्रसाद हुए, भक्ता कुमार वगैरह हुए, इनसे भी, और बहुत सारे प्लेयर्स थे, सारे नेशनल प्लेयर्स, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, एक से एक, राजेंद्रन वगैरह जो चैंपियंस रहे, दे वर ऑल देयर। सो ब्रिलियंट टीम। आई वॉज द ओनली ऑफिसर इन द टीम। ऑफिसर्स जनरली बॉडी बिल्डिंग में नहीं आते थे, उस टाइम कोई था नहीं, एक आध थे, लेकिन प्रॉपर उस लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेलने वाला कोई नहीं था। तो इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने इंटर सर्विसेज खेला और आई वन अ सिल्वर मेडल इंटर सर्विसेज में, उस समय जो तीनों सर्विसेज में आई वॉज दी ओनली ऑफिसर जो वहाँ पे compete कर रहा था बॉडी बिल्डिंग में। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक वो रहा। बस उसके बाद से फिटनेस में जो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी वो और बड़ी, लेकिन ऑल दिस वाइल मेन प्रॉब्लम रही कि कोई भी थ्योरी नहीं थी, मतलब जिससे मैं ना साइंटिफिकली चीज़ों को समझूं। उसके लिए देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, स्टडिंग, और उस टाइम जितनी पॉसिबल सर्टिफिकेशंस हो सकती हैं, आई डिड ऑल दो सर्टिफिकेशन। मुझे याद है कि एक देयर वाज अ टाइम जब मैंने चेक करा, मतलब बहुत सारे लोगों से और इंस्टीट्यूट से, वो कह रहे हैं आपसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन समय इंडिया में किसी कोच के पास नहीं है। Okay. लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज फॉर मी सर्टिफिकेशन वर नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं उससे सीख के आ रहा हूँ। और जैसे पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है, वो बहुत बेसिक होती है, उसमें कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक गिविंग यू अ क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। लेकिन अगर आपने उसको फर्दर स्टडी करना, तो फिर हर एक चीज़ की स्पेशलाइजेशन करनी है, उसमें स्टडीज़ करनी है। और एक टाइम के बाद जब सारी सर्टिफिकेशंस हो गई, तो फिर मैंने कहा यार अब मुझे अभी भी इससे कुछ ऐसा नहीं सीखने को मिल रहा जैसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो उनमें नहीं कवर करे जाते। फिर मैंने इंडिपेंडेंट स्टडी शुरू करी, आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स, बुक्स, एंड मैंने खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च शुरू करी पर्सनली, सेकेंडरी रिसर्च जिसे आप बोलोगे, टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स। दिस इज़ हाउ थिंग्स वेंट। फिर एक टाइम आया जब मैं एयरफोर्स से एग्जिट लिया। मेरी एक शोल्डर में इंजरी हो गई थी बहुत मेजर, बॉडी बिल्डिंग के समय। तो उसकी बाद फिर सर्जरी हुई, काफ़ी लंबी सर्जरी थी। कौन से ईयर की बात है सर? दिस वॉज 2000 आई थिंक 13-14 वॉज द टाइम जब ये हुआ।
सो उस समय जब इंजरी हो गई देन आई केम आउट ऑफ एयरफोर्स। तो एक ऑप्शन मिलती है आफ्टर 2 years कि यू वांट टू कंटिन्यू इन ग्राउंड ड्यूटीज़, या अगर आप क्विट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैंने कहा यार मैं फ्लाइंग के लिए आया था, वो तो होगी नहीं अभी, एटलीस्ट कुछ सालों तक तो नहीं करूँगा, जी। और अगर मैं बहुत ज़्यादा डिले करूँगा तो मैं बाहर भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो एक मेरा ड्रीम था बाहर, आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैंने क्विट करा एंड स्टार्टेड माई सेकेंड इनिंग्स आउटसाइड। जी। या उसके बाद बाहर आके देन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल वगैरह मैंने काफ़ी लेट ही शुरू किया, मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब होता क्या है। हाँ। सच बताओ, मैंने देखा था कि देयर इज़ वन थिंग जिसमें वीडियोज़ आते हैं, हाँ। बट उसको इंस्टाग्राम क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। राइट। बट मेरा एम टू स्टार्ट द चैनल वॉज टू एजुकेट पीपल। राइट। इट वॉज वेरी सिंपल। अगर कोई कहता है कि मेरा पर्पस किसी का कुछ होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कोई पर्पस ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था यूट्यूब से भी पैसे मिल रहे होते हैं, नहीं मिलते, और आज भी कुछ नहीं है, वो पीनट्स है। बिकॉज मेरे चैनल की ग्रोथ कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं ना तो कोई फैड आपको फैला रहा हूँ, जी। ठीक है, ना मैं किसी एक स्कूल से चिपक गया कि उसके ही बेसिस पर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि भाई यही है, बाकी दुनिया पागल है, ऐसे करके। मेरा एम है साइंटिफिक बेसिस पे मिथ्स को क्लियर करना। मैक्सिमम लोगों को ये ना तो समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी नॉलेज लेना नहीं चाहते, जी। उनको चाहिए नुस्खे, एंटरटेनमेंट हर दो हाँ, मतलब बस एक वीडियो में आपकी बॉडी डिटॉक्स कर दूँ, ठीक है, हाइट बढ़ा दूँ और 15 किलो वेट लूज कर दूँ 15 दिन में। अब ऐसी वीडियो ना तो मैं बना सकता, और ये सारी फेक वीडियोस हैं। जी। तो और इन पे व्यूज़ बहुत आते हैं जी, ऐसी वीडियोस पे। बिल्कुल। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं काफ़ी समय से, अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद का नाम लेके, आयुर्वेद में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो आयुर्वेद फेक आयुर्वेद बना रखा उन्होंने अपनी मर्जी से, तो उन लोगों के व्यूज़ बहुत आएंगे, क्योंकि जिस तरह का वो कंटेंट आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ। वो बिल्कुल ब्रेनलेस कंटेंट जिसे हम बोलते हैं, कि कुछ भी उसमें बोला जा रहा है, और लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं नुस्खे ऐसे सुन के अप्लाई करके। तो उन पे ऑफकोर्स व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लेकिन जिन जिन चैनल्स पे आप देखोगे कोई साइंटिफिक कंटेंट है जहाँ पर आपको सुनना पड़ रहा है कि यार रीजन हैं, वहाँ पे आपको उसके रिसर्च बताई जा रही है, कंसेप्ट, वो कोई नहीं सुनना चाहता। तो लेकिन हाँ, ये है कि ओवर द ईयर्स जो भी मेरी ऑडियंस है, जी, दैट्स वेरी लॉयल ऑडियंस मैं बोलूँगा, या वेरी नॉलेजेबल ऑडियंस। तो इससे क्या होता है कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, तो यही ऑडियंस थी जिसने मुझे और बताया कि आप ये चीज़ लेकर आओ, इस पे रिसर्च करो, ये है। तो अगर मैंने एक प्रोडक्ट जैसे लॉन्च करा एग्जाम्पल, जी, तो देर आर एटलीस्ट 10 पीपल रिकमेंडिंग मी 10 डिफरेंट थिंग्स, ओके, कि आप ये करो, बिकॉज हमें पता है अगर आप लाओगे तो बेस्ट क्वालिटी लाओगे। जी। तो तो दैट ऑडियंस इज वेरी एंगेजिंग, तो वो एक प्लस पॉइंट रहा। Okay, we have also seen in the previous stories of you as well that promoting the products, the genuine products जो आपने अभी recommendation बताई. So definitely अक्षय सर का यहाँ पे link है for the Instagram and YouTube as well. अगर आपको quality of content चाहिए, not just the shortcut side, अगर आपको actual में कुछ सीखना है, आप जाके ज़रूर follow कर सकते हैं, ज़रूर subscribe कर सकते हैं. So sir, this is how your journey begins and I guess ये अभी तक audience को नहीं पता था कि आपने तो सर बहुत लोगों को इंस्पायर करा है, बट आप कैसे इंस्पायर हुए थे. तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि अभी बहुत यूथ है जो कि इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता है, तो आप सर एक रोड मैप गाइड कर सकते हैं. आई बिलीव यू आर द बेस्ट पर्सन बिकॉज आप उससे गो थ्रू होकर आए हैं. सो वो रोड मैप कैसे बने पाएगा? नहीं, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन बिकॉज मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हूँ. जो इनके प्रोसीजर्स होते हैं अभी जो करंट चल रहे हैं, टेस्टिंग प्रोसीजर थोड़े चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों में. बाकी बेसिक चीज़ें तो सेम ही हैं. यू हैव अ रिटन टेस्ट, यू हैव एन SSB, उसके बाद आपके जो फ्लाइंग टेस्ट होते हैं, सबसे चैलेंजिंग वही चीज़ होती है. टू बिकम अ पायलट इन एयरफोर्स एक टेस्ट होता है, तो दैट इज़ ओनली अगर आप रिटन क्लियर कर देते हो जी, आप SSB में पहुंच जाते हो. और SSB में भी जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, जिसमें ऑलमोस्ट ये समझ लो 85-90% लोग पहले दिन में निकल जाते हैं. जी, उसके बाद अगर आप SSB में होते हो और फिर एक पायलट टेस्ट होता है बीच में. ओके, जैसे हमारे टाइम पे PABT कहलाता था, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट. अब शायद नाम चेंज हो गया उसका, कुछ और है वो. तो उसमें चैलेंज ये रहता है कि वो सिर्फ एक ही बार लिया जाता है लाइफ में. अगर आप उस समय फेल हो गए, उसके बाद ना तो आप उसमें रीअपेयर हो सकते हो, ना कभी ज़िंदगी में एयरफोर्स में पायलट बन सकते हो. ओके, वन एंड ओनली चांस होता है, और वो थोड़ा चैलेंजिंग है. उसके साथ फिर मेडिकल चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में मेडिकली चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं. 6x6 eyesight एंड कलर ब्लाइंड, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. तो अगर वो सारी चीज़ें हैं, यू आर फिट इनफ, यू आर मेंटली गुड, तो आप देखो मैं ये बोलता हूँ प्रिपेयर करो. इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन एनीथिंग, अगर आपको लगता है कि आपने डिफेंस फोर्सेस में जाना है, आपने सिविल सर्विसेज में जाना है, तो यू नीड टू
रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस। 100% फोकस चाहिए, मतलब बेसिकली इट शुड बी एज लिविंग इन अ जंगल। मतलब तपस्या करनी पड़ेगी तभी वो चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो उसको अगर आपने क्रैक करना है तो दैट्स द ओनली ऑप्शन। ओके, परफेक्ट। और आज सर हम बोले तो डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली अवेलेबल है। यू ऑल्सो, आप भी देखते होंगे, आप भी अब कंटेंट बेस्ड पे कि लोग डिस्ट्रैक्ट सर बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो हाउ टू शार्पन द माइंड, या फिर मैं बोलता हूँ फोकस को, आप कोई भी अगर यूथ है 18-19 साल का, वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है फोकस के लिए? आपको सर कुछ गाइड करें। तो वो डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा से थी, लेकिन अब जिस लेवल की डिस्ट्रैक्शंस है ना, मतलब बहुत अच्छा जिनका फोकस है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, जैसे रील्स और ये होती है, मैक्सिमम लोग किससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं आजकल? सोशल मीडिया। जी। अब जो रील्स हैं वो इतनी एंगेजिंग है, इतनी एंटरटेनिंग होती हैं कई बार, कि आप हंस भी रहे हो या आप इरिटेट भी हो, जो भी हो रहा है, एंड यू आर स्क्रॉलिंग इट और आपको पता भी नहीं लगेगा घंटों निकल गए। राइट। वो डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जिस लेवल की डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में है, पहले कभी भी नहीं हुई थी। तो वो फाइट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने बताया, उसका एक ही तरीका होता है। सबसे पहले इज गोल। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैंने इतने स्टूडेंट्स को टॉक्स दिए स्कूल्स में, हर जगह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। आई ऑलवेज आस्क वन थिंग, व्हाट्स योर गोल? आई थिंक 99% स्टूडेंट्स हैव नो गोल। ओके। ठीक है, उनका एक छोटा सा एक वो होता है दिमाग में, मुझे बस ऐसा कुछ करना है, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है कि बस सुबह मुझे उठना ही इस चीज़ के लिए। टिल द टाइम यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग गोल, तो योर लाइफ इज एमलेस। फिर तो आप चल रहे हो जैसे बाकी लोग चल रहे हैं। जी। एवरीथिंग इन दी वर्ल्ड, एनी एंड एवरीथिंग इन दी वर्ल्ड स्टार्ट फ्रॉम अ रिटन गोल कि ये मुझे अचीव करना है। फिर बैकवर्ड कैलकुलेट होती हैं चीज़ें। जी। जब आपका गोल है कि मुझे लॉन्ग टर्म में ये अचीव करना है, मेरा सबसे बड़ा गोल अभी करंट सिचुएशन में ये है, जी। तो उसके लिए मुझे पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है। वो कब होगा ब्लूप्रिंट? किस चीज़ का होगा? गोल का। अगर गोल नहीं है तो आपको रोड मैप ही नहीं है। राइट? तो मैक्सिमम पीपल लैक दिस। अगर ये लैक करता है तो डिस्ट्रैक्शंस और ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ गोल लेस है। अगर कल को ऐसा नहीं डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, सबके साथ होती है, कंटिन्यूस होती है, लेकिन अपनी माइंड को वापस लाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लोग वापस लाते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे ठीक है यार, चल रहा है, चलने दे, हम, क्योंकि गोल नहीं है ना। अगर किसी इंसान का कोई बहुत इंपॉर्टेंट गोल होगा, बड़ा गोल होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने को खींच कर वापस गोल की तरफ लेकर आएगा। सो इट्स नॉट अबाउट कि डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, तुम्हें अपने माइंड को रीफोकस करना है अपने गोल की तरफ। परफेक्ट सर। सर आईएफ पे सर दोबारा आते हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने ट्रेनिंग की बात करी थी, गोल की बात करी, तो सर ट्रेनिंग और पनिशमेंट कैसे होती है सर? मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग किस लेवल पे होती है और कैसे टॉर्चर किया जाता है या फिर डिसिप्लिन में रखा जाता है जब आप एक बेस से आए हैं वर्सेस अब आप इस गोल पे चले गए हैं। जैसे आपको नेशन को सर्व करना है, कंट्री को सर्व करना है, वर्सेस आप बेसिक, आपका कोई शेड्यूल नहीं था, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है सर? मैं जानना चाहता हूँ ट्रेनिंग लेवल पे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड ऐसे, मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग यूज्ड टू बी, आई डोंट नो अभी करंट क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, लेकिन इन आवर टाइम यूज्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स इन द वर्ल्ड। उस लेवल पे, उस एज में, उससे टफ ट्रेनिंग वर्ल्ड में रेयर ही कहीं थी, क्योंकि यू एंटर एनडीए एट अ वेरी यंग एज। यू आर एट 16-17 ईयर्स ऑफ एज व्हेन यू आर एंटरिंग एनडीए। इमेजिन उस एज में आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, कोई फॉरेन स्टडी करने जा रहा है, कोई इंडिया में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी इंजॉयमेंट उनके हो रही है, एंड ग्रुप्स हैं देयर। एंड इमेजिन दूसरी साइड पे यू आर इन वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स, जहाँ पर आप जंगल्स में ट्रेन कर रहे हो, आप एक्सट्रीम टेरेन्स में आपको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग कराई जा रही है, एंड यू कट ऑफ फ्रॉम दी वर्ल्ड, यू कट ऑफ फ्रॉम योर फैमिली, कट ऑफ फ्रॉम दी वर्ल्ड। और कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स वहाँ नहीं है जैसे लोगों। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वो ट्रेनिंग मेंटली भी बहुत डिफरेंट होती है। और एनडीए ट्रेनिंग या मिलिट्री ट्रेनिंग का एम इज़ नॉट जस्ट टू मेक यू फिजिकली टफ। वो तो देखो आप एक लिमिट के बाद बन ही जाओगे। एम इज़ टू ब्रेक दैट लिमिट एंड देन मेक यू मेंटली टफ, क्योंकि जहाँ पे आपकी फिजिकल लिमिट्स खत्म होती है वहाँ पे द माइंड कम्स इन। तो उनका एम होता है फिजिकल लिमिट को तोड़ना टू अ वेरी हाई एक्सटेंट, जहाँ पे आप मेंटली जो है ना उस चीज़ को अचीव करो। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट। उसको समझाना इसलिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप ये समझो जो आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो वो बहुत लिमिटेड है, मतलब क्योंकि अलाउड भी नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंड इट्स नॉट 8 घंटे 12 घंटे की वो मतलब ट्रेनिंग कोई ऐसी चल रही है कि इतनी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एनडीए फ्रॉम मॉर्निंग
4 o'clock से लेकर टिल नाइट 10 o'clock जब लाइट्स आउट होता है, वो सारी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के अंडर आता है। लेकिन उसके बीच में और उसके बाद बहुत कुछ होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करी जा सकती। दैट इज़ वॉट इज़ पुशिंग यू बियॉन्ड मेंटल कैपेसिटी। और सर डाइट पैटर्न कैसे रहता है कि खाने में क्या मिलता था जो कि आपकी रिकवरी हो जाए? बिकॉज आपको सर आपने नहीं, वहाँ रिकवरी नाम की चीज़ नहीं होती सर। मिलता सब कुछ है। एनडीए हैज़ अ एक्सेलेंट फूड इन टर्म्स ऑफ लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ना, जैसे वो समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे इनिशियल टर्म्स में, स्पेशली फर्स्ट सेकंड टर्म में, तो मील मिलना ही बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। टाइमिंग सेकंड्स के हिसाब से कई बार आप खाते हो। मैंने बताया ना, वो चीज़ें ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में इस समय कोई ऐसा जो मर्जी आप कॉलेज वॉलेज की बात कर लो, ये सब सोच नहीं सकते यहाँ के स्टूडेंट्स के वहाँ क्या चल रहा है। उस चीज़ को ना समझाना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स वगैरह को भी मना किया जाता था। मतलब लोग जैसे हमारे पेरेंट्स से को क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार क्या चल रहा है अंदर, इतनी बुरी हालत कैसे होगी कि मेरे बच्चे पहली बार जब छुट्टी पे घर आ रहे हैं, हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। तो वो इसलिए होता है कि तो फिर जो जिनको पता है वो कहते हैं देखो ये आप समझ नहीं पाओगे, उनको अपनी बैटल्स को लड़ने दो। आप नहीं समझ सकते, और आप समझने की कोशिश भी करोगे ना तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि वो बहुत पेनफुल और टॉर्चरस चीज़ है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो डाइट अदरवाइज उसके बाद जैसे एज यू ग्रो इन द टर्म्स, तो डाइट इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डाइट। बट हमारा फोकस उस समय ना यार डाइटरी न्यूट्रिशन वाइज नहीं रहता। न्यूट्रिशन उनको पता है पूरा करना है, द फोर्सेस नो इट, बहुत अच्छी डाइट डिजाइन होती है। बट जो भी मील्स मिल रही होती है, एम इज टू ईट क्वांटिटी, बिकॉज जिस तरह की ट्रेनिंग होती है एवरीथिंग इज लेस। ठीक है, तो यू नीड टू ईट मोर। सर मैंने शायद आपको सुना था आपको मोशन सिकनेस जी, yeah. तो आपको सर किस तरीके से चैलेंज हुआ? क्योंकि इसको सर फेस करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मेरे को तो सोच के भी ऐसा दिक्कत होता कि वर्स यू हैव मोशन सिकनेस एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट, तो आपने कैसे हैंडल करा इसको एंड देन हाउ डिड यू केम ओवर टू दैट? सो देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें ना आपको बचपन में समझ में आ जाती हैं अब, और आपको ये पता है आप ओवरकम नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल मैं काफ़ी सारी चीज़ों से एलर्जिक हूँ फूड्स में। अब इसको आप ऐसा जो ओवरकम नहीं कर सकते। अगर वो एलर्जी खत्म हो जाए ओवर टाइम अलग चीज़ है। जैसे मैं एग्स, कोकोनट्स, वॉलनट्स, इनसे बहुत एक्सट्रीम एलर्जिक हूँ। ठीक है, एग में वाइट नहीं, योक से। और इतना हूँ कि तीनों केस में हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ, इतना एलर्जिक हूँ। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। और बॉडी ने ओवर टाइम रेजिस्टेंस बिल्ड करी है, लेकिन अभी भी मैं इतना सा टच कर दूँ उससे मुझे रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो अब मुझे पता है ये मुझे बचपन से है। सो ना ओनली वे इज टू ओवरकम इट। ठीक है, एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको जो भी खाना है थोड़ा केयरफुल रहना है जी, कोई भी चीज़ लेनी है समझ कर लेनी है जी। एट बेसिक इज दैट। सेकेंड वॉज मोशन सिकनेस। तो जैसे बचपन में व्हेन आई यूज्ड टू गो इन हिल्स, तब मुझे पता लगा यार मुझे मोशन सिकनेस और बहुत एक्सट्रीम है। मतलब टू अ डिफरेंट लेवल। मतलब थोड़ा सा हिल स्टार्ट होते थे, हल्का सा गाड़ी मूव करी एंड मेरी मोशन सिकनेस स्टार्ट। एंड द ओनली वे टू ओवरकम, अगर वहाँ पे मैं था गाड़ी में एज किड, तो वॉज टू लाई डाउन एंड स्लीप। अगर मैं जागा हुआ हूँ तो पॉसिबल नहीं है। मतलब इवन लेटे लेटे भी चक्कर आता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार। तो मुझे इवेंचुअली बड़े होकर रियलाइज हुआ इसका एक ही तरीका है, इज टू ड्राइव ऑन माई ओन। सो आज भी अगर मैं हिल्स में ड्राइव करता हूँ, यू कैन टेक मी एनीवेयर, एनी हाइट्स। ठीक है, लेकिन आई विल ड्राइव। अच्छा, ठीक है। सेम चीज़ फ्लाइंग में थी। जब फ्लाइंग में मुझे याद है, जब मैंने पहला टेक ऑफ किया था, इट वॉज अ ग्लाइडर इन ग्लाइडर्स होते हैं इंडिया, बहुत ब्यूटीफुल ग्लाइडर्स होते हैं, सुपर डेमोनास करके। वो और मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, ही नाउ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बिश्नोई, तो उन्होंने जब पहली बार हमने टेक ऑफ किया, तो मतलब जैसे ही टेक ऑफ हुआ, आफ्टर सम सेकेंड्स ये ऐसा लगा जैसे सर पूरा किसी ने ना दबा दिया हो। अच्छा, सडन स्ट्रेन इन दी हेड। एंड देन आई रियलाइज कि यार ये मोशन सिकनेस इज कॉजिंग दिस प्रॉब्लम इन फ्लाइंग ऑल्सो। तो आई वॉमिटेड इन दी फर्स्ट, प्यूक्ड इन दी फर्स्ट सॉटी, एंड उस पूरे दिन चक्कर आते रहे। तो मुझे टेंशन यही हुई कि यार फ्लाइंग तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, ये तो पहली सॉटी है, पूरी ज़िंदगी आगे है, कैसे करूँगा? तो देन समबडी टोल्ड के देयर हैव बीन केसेस, यू आर नॉट अलोन। ठीक है, बट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। बाकी चीज़ों में यू हैव टू वर्क एंड हो जाएगा। तो वही था कि आई हैड टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग टू ओवरकम दैट। AFA में बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रेट फ्लाइंग है, AFA में आपके एरोबैटिक स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, राइट। तो एंड द बेस्ट पार्ट इज द एयरफोर्स गाइज आर नॉट लुकिंग फॉर कि अगर ये एरोबैटिक्स में इसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं या ऐसे मोशन सिकनेस एंड नो,
द इंस्ट्रक्टर्स आउट देयर, जो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो एग्जामिनर्स जो होते हैं, उनको सब पता है, दे नो कि यार इट इज़ नॉट अबाउट दी स्मॉल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर अ ट्रांसपोर्ट पायलट, देयर इज नथिंग इन ट्रांसपोर्ट, इट्स अ टेक ऑफ इन अ स्ट्रेट फ्लाइट. माइनर चीज़ें आप करोगे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, लेकिन वहाँ पे एरोबैटिक्स नहीं करनी. तो उनको पता है अगर ये मोशन सिक है लेकिन ही इज़ अ गुड फ्लायर, तो देन ट्रांसपोर्ट्स इज देयर, राइट. अगर ये एरोबैटिक्स में बहुत फाइटर्स हैं या किसी और में अच्छा, तो हेलीकॉप्टर, दे नो एवरीथिंग. सो दे विल नॉट लेट अ टैलेंट गो जस्ट बिकॉज उसको कोई मेडिकल इशू है, एंड दे नो कि यार ये बंदा सही है. प्लस आई ऑल्सो रियलाइज कि मुझे मोशन सिकनेस तब तक होती है जब तक मैं फ्लाई नहीं कर रहा. अच्छा, अगर इंस्ट्रक्टर फ्लाई कर रहा है, आई हैव दिस प्रॉब्लम. अगर मैं खुद फ्लाई कर रहा हूँ, जैसे आई वेंट फॉर सोलो. जी, आप कह रहे हैं मतलब आप खुद एंगेज हो गए, सो योर माइंड इज एंगेज नाउ, तो आपको वो चीज़ फील नहीं या तो जैसे मैं खुद सोलो कर लेके जाता था एयरक्राफ्ट, तो यू नेवर फेल्ट. नो नथिंग. तो उस टाइम तो मैं अपने मनूवर्स भी कर रहा प्रॉपर. आई यूज टू डू माई रोल स्पिन्स वगैरह सब करता था मैं, ठीक है, अपने एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई वॉज फ्लाइंग. जी, उसमें भी चैलेंजेस थे मतलब जब मैं था, लेकिन आई ओवरकेम दैट, एंड इंस्ट्रक्टर्स फाउंड के नहीं यार फ्लाइंग इश्यूज नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, ही इज अ गुड फ्लायर, एंड ये माइनर चीज़ें कैन बी ओवरकम. दैट्स व्हाई आई ऑल्सो चोज ट्रांसपोर्ट्स, बिकॉज मुझे पता था कि यार मोशन सिकनेस प्रॉब्लम आगे ना हो. दो फाइटर्स में होता नहीं मुझे, क्योंकि यू नो मैं फ्लाई कर रहा हूँ तो, लेकिन ट्रेनिंग में होता. तो फिर मैंने कहा आई टू स्टॉप दिस एंड फोकस ऑन अ मोर स्टेबल थिंग, तो देन आई चोज ट्रांसपोर्ट्स. तो अक्षय सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन क्या है सर, जेट्स की या एयरक्राफ्ट्स के बारे में आज. सो अभी करंटली जो हमारी ओवरऑल फ्लीट है, स्पेशली एयरफोर्स की, उसको एक बहुत बड़े अपग्रेड की ज़रूरत है, जिसके बारे में इवन द चीफ हैज़ बीन स्पीकिंग काफ़ी समय से कि भाई हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, हमें उसे अपग्रेड करना है. वी नीड अराउंड 42 प्लस स्क्वाड्रन्स एंड नाउ इवन मोर. और हम 31 स्क्वाड्रन्स में हैं, जिसमें से बहुत मेजर फ्लीट जो है वो पुराने एयरक्राफ्ट्स की है, जिसमें हमारे जैगवार्स हैं या हमारे MiG-21s हैं, इवन 29s जो हो गए, दे आर ऑल ओल्ड एयरक्राफ्ट्स नाउ. तो उसको अपग्रेड हम एक लेवल पे तो कर सकते हैं, जैसे हमने MiG-29s को अपग्रेड वगैरह करा है, लेकिन यू कांट अपग्रेड MiG-21s और जैगवार्स बहुत ज़्यादा, और वो बहुत नंबर्स में है. उन्हें रिप्लेस करने के लिए हमारा जो तेजस वगैरह ऑल दीज एयरक्राफ्ट्स आर कमिंग, जो बहुत डिले हो चुका है. तो बहुत एक ड्रास्टिक मेजर की ज़रूरत है कि हमें ऑफ दी शेल्फ खरीदने हैं, साथ साथ हमारे ये इंडक्ट हों. हमें 5th जनरेशन फाइटर्स चाहिए किसी भी हालत में, और हम अपना बना रहे हैं. जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हम AMC हमारा बन रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा. वी कांट अफोर्ड कि हम 10 साल वेट करेंगे जस्ट टू गेट. तो मेक शिफ्ट उसके लिए Su-57 इज़ द बेस्ट जो भी ऑफर आई हुई है, इट इज़ द बेस्ट ऑफर वी कैन गेट. वो ऑफर अगर हम ले लेते हैं, एंड प्लस हमारे जो रफाल्स को और ज़्यादा अमाउंट में इंडक्ट करते हैं, तेजस जल्दी आते हैं, Mark 2 जल्दी बन के आता है तेजस, तो फिर हम उसको जल्दी पूरा कर पाएंगे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ. लेकिन एयरफोर्स एक ऐसी है आउट ऑफ ऑल 3 सर्विसेज जिसमें अभी सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, मतलब सबसे बड़ा लैकिंग पार्ट जो है वो एयरफोर्स का है. ओके, इज इट बिकॉज ऑफ मॉनेटरी साइड की, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव होते हैं ब्यूरोक्रेसी? अच्छा, नो, इट्स नॉट मॉनेटरी. तो यार इस कंट्री में 1-2 लाख करोड़ के तो घोटाले हो रहे हैं, कौन सा मॉनेटरी? देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मॉनेटरी सेंस इन दिस कंट्री. देखो, इट इज़ अबाउट विल. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट जो गडकरी साहब हैं. हैव यू सीन दी स्पीड ऑफ हाईवेज जो पिछले 15 सालों में बने हैं? जी, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने. वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, लिटरली तोड़े हैं. एक दिन में 100 किलोमीटर सड़कें बनी हैं. यस, ब्रोकन दोज रिकॉर्ड्स. वर्सेस व्हाट? वर्सेस पहले 75 साल क्या था सबको पता है. पता है सर, तो डेवलपमेंट. बिकॉज somebody had the will, बिकॉज ऑफ द कि आई विल मेक द बेस्ट हाईवेज इन द वर्ल्ड, एंड बिलीव मी व्हाट ही इज डूइंग. ये जिसको लग रहा है ना बाकी कंट्रीज में, दिस इज वे मोर चैलेंजिंग. जो हमारे यहाँ टेरेन्स है, जो हमारे यहाँ चैलेंजेस है, उसे ओवरकम करना इज ओनली अ पर्सन, जैसे गडकरी साहब ने दिखाया, वैसा ही हमें हर डिपार्टमेंट में चाहिए. तो यू हैव सम वेरी गुड मिनिस्टर्स. अश्विनी वैष्णव जी इज देयर इन रेलवेज, ठीक है. Those who can take quick actions. या मतलब अजीत डोभाल साहब सबको पता है फॉर इंटेलिजेंस. देन यू हैव फॉरेन मिनिस्ट्री में जयशंकर. वी हैव अ ग्रेट लीडरशिप टीम अभी. इसी तरह अब डिफेंस में क्या हुआ कि अब तो हो रहे हैं. देखो, अभी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ कि 2013 के बाद ही जो हमारी मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट थोड़ी बहुत जो हुई अच्छी, तो अभी भी डिलेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन वी बिकेम अ डिफेंस एक्सपोर्टर, जो पहले कभी नहीं था. और अब तो वी आर बिकमिंग ग्रेट लेवल पे डिफेंस एक्सपोर्टर. एंड प्लस ये जो सिंदूर में हमने जो करा है, उसके बाद तो द वर्ल्ड नोज इट. सो पीपल आर आफ्टर आवर डिफेंस सिस्टम्स एंड आवर ब्रह्मोस एंड आकाश एंड एवरीथिंग. जी, तो अब क्या हो रहा है कि सो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन जो इतने साल का वो जो लैग है ना, उसको ये पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है.
तो अब क्या होता है, जैसे अब क्या बोल रही है गवर्नमेंट, बोल रही है भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करो, हमें बीच में किसी ये ब्यूरोक्रेट्स और इनको लेकर ही नहीं आना है। क्योंकि जब जब ये इतनी लंबी, हमारे यहाँ क्या होता है, एक अगर कोई चीज़ आनी है उसमें अगर आप बीन इन दी गवर्नमेंट, इतना ढीला प्रोसीजर है अननेसेसरीली, क्योंकि मल्टीपल अप्रूवल्स, यूजलेस, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन फिर भी वो 50 बंदे बीच में हैं जिनका कोई एक छुट्टी पे है जी, हो नहीं रहा, दूसरे की जी शादी है घर में, वो दूसरा जो आया है वो साइन ही नहीं करना चाहता, फाइल पड़ी है तो पड़ी है, मतलब इतना डिले है चीज़ों को लेके। तो गवर्नमेंट कहती है जहाँ पे मेजर प्रोक्योरमेंट्स हैं वहाँ पर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स करो, जस्ट गेट इट। और प्लस डिफेंस वालों को पावर भी दी है चीफ वगैरह को कि भाई ये बजट तुम्हारा है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट तुम खुद करो, हमसे भी मत पूछो कुछ, ठीक है। सो वी आर गेटिंग फास्टर इन थिंग्स, स्पेशली सिंदूर के बाद तो अभी हमारा वो चाबी चाहिए होती है जी ठीक है। I was about to ask to for the Sindoor side कि आपका उस पर क्या ओपिनियन रहा, because we all have seen the journey on the social media, on the news channel, but what is your opinion on that कि हमने कितना dominate कितना और फिर ceasefire भी हुआ, so what is your opinion? So it's not a war as people always say, मैं हमेशा समझाता हूं, it's not a war, war is a very different thing. हमारी generations ने war नहीं देखी, Right. we haven't seen a war. War is like something which is going on between Israel Hamas, इट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यूक्रेन रशिया। ये वॉर है क्योंकि ये चलती हैं सालों तक, और ये इतना ज़्यादा डिवास्टेशन होती है इसमें, उसे वॉर कहते हैं, बहुत डैमेज होता है। या तो 71 वॉज अ काइंड ऑफ अ वॉर जहाँ पे वॉर फ्रंट्स ओपन हुए। हमें पता हमने क्या हालत करी, सबको पता है, यू नो। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी ऑपरेशन से, अगर मैं सक्सेस वाइज बात करूँ, अगर मैं सारी वॉर्स ले लूँ, हम 71 का लास्ट वाला पार्ट हटा दें जहाँ पे हमने 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर कराया, उनकी कंट्री को वो तोड़ दिया, वो वाला पार्ट हटा दो आप। उसके अलावा अगर हम एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करें और टाइम की बात करें, इतनी सक्सेस हमारे को पिछले 75 सालों में किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं मिली। इट वॉज अ कंप्लीट रैम्पेज जो हमने उनके साथ करा है। पाकिस्तान नोज इट कि इंडिया हैज़ लिटरली ईटन अस अलाइव। इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की, पाकिस्तान खुद कह रहा है यार इतनी बुरी हालत हमारी कभी भी नहीं हुई कि हमारे इस्लामाबाद तक यूर स्ट्राइकिंग पिन पॉइंट एक्यूरेसी से विदाउट ओपनिंग अ वॉर फ्रंट। वॉर फ्रंट तो ओपन हुआ ही नहीं, और थैंक गॉड पाकिस्तान को बच गए, बहुत बुरी तरह बचे हैं लोग, इनको भी पता है कि हम बच गए। देयर वाज अ रीजन व्हाई पाकिस्तान स्टार्टेड बेगिंग फॉर सीज फायर जी। एंड देखो इसमें प्लीज लेट्स नॉट गो ऑन सोशल मीडिया स्टूपिडिटी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली इलिटरेट एंड दे आर वेरी डम, एंड वो फ्री हैं, काम कुछ नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, हमने 6 मार गिराया, हमने 8 मार गिराया, एंड ऑल दिस नॉनसेंस, लेट देम स्पीक। क्योंकि जब प्रूफ्स की बारी आती है तो एवरीबडी शट। होता क्या है कि इट इज़ नॉट जस्ट कि हमने एक एयरक्राफ्ट मार गिराया, 2, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज देन ओवरऑल इतने टाइम में क्या डैमेज हुआ और क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए। बिना वॉर फ्रंट ओपन करे, विद इन 3 days ऑफ फाइटिंग, वी डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इन अ वे दे कुड हैव नेवर इमेजिन्ड। पहले तो सोचा भी नहीं था। The biggest hammer is not a bullet or a missile we fired. The biggest damage we did was जब हमने Indus Water Treaty suspend करी। वो किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक से कम नहीं है। I don't know why people are not understanding that. वो आज भी सस्पेंडेड है। एंड जब लोग इंडिया की बातें करते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है जो माइक पे चिल्ला रहा है, हमारा कोई मिनिस्टर आके वो अपनी नॉर्मल भाषण दे रहे हैं, थोड़ा बहुत लाइक जैसे ऑडियंस को चले जाएंगे। वो ऐसी फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम तुम्हारा ये सांस बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। उन्होंने, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर या जो भी हमारे ऑल द मिनिस्टर, दे सेड वन थिंग, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, गो टू हेल, डू व्हाट यू कैन। हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, बोले जाओ जो बोलना है, हमने कर दिया। तुम्हारे में कोई इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में टू डू एनीथिंग। दे आर गटलेस पीपल एंड दे नो इट। प्लस आस्क 71 वेटरन्स, दे नो इट्स अ कंट्री, मतलब ये कंट्री को सबसे झूठी कंट्री दुनिया में माना जाता था। ये दे आर सो शेमलेस पीपल कि इनकी फौज ऐसी है कि अगर इनको थप्पड़ भी मार दोगे ना तो बोलेंगे पीछे से आवाज आई है जी। दे आर सो शेमलेस। इन फैक्ट बिफोर द 71 ऑफिशियल सरेंडर एंड ब्रेकिंग ऑफ अवे ऑफ बांग्लादेश, उससे कुछ घंटों पहले तक ये अपने वहाँ अनाउंस कर रहे थे हम वॉर जीत गए। ये बहुत शेमलेस लोग हैं। तो ये प्रोपोगंडा में नंबर 1 है। डे 1 वी हिट देम, पहलगाम अटैक हुआ, डे 1 वी हिट देम विद ऑपरेशन तंदूर में विद 24 स्ट्राइक्स ऑन 9 इनके बेसिस पर, डिस्ट्रॉयड मोर देन 100 टेररिस्ट एंड ऑल किल्ड, ज़्यादा ही है, ठीक है। एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी। सबने क्वेश्चन करा कि तुम सबको पता है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग,
जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पहलगाम के इमीडिएटली बात तो हुआ नहीं, टुक अ लॉन्ग टाइम, हाँ तो तुम्हें पता है, तो इसका मतलब है तुम्हारे डिफेंस सिस्टम्स, तुम्हारी एयरफोर्स, एवरीबडी इज रेडी। कहाँ थे सारे? हाउ डिड अ डिफेंस सिस्टम नॉट डिटेक्ट इवन अ सिंगल बॉम्ब और मिसाइल कमिंग इन? राइट। वी डिड एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड स्ट्राइक्स करी और अपने घर में बैठे हुए, एंड दे वर डिवास्टेटेड इन, ये हिल गए, इनका सब कुछ हिल गया। बेस कैंप सारे खत्म हो गए। ये हिल इसलिए गए कि भाई इतनी स्ट्राइक तो इंडिया ने कभी 71 में एक साथ नहीं करी, विद इन मैटर ऑफ मिनट्स हमारे उस पर क्लियर, और हमारा सारे डिफेंस सिस्टम्स फेल। नेक्स्ट उन्होंने ड्रोन्स भेजे, इन नेक्स्ट 2 to 3 days दे सेंड मोर देन 700 to 800 ड्रोन्स, एवरीथिंग शॉट डाउन। जो आया था अमेरिका की तरफ से, इन्होंने अमेरिका से नो, इट वाज मोस्टली टर्किश, अच्छा चाइनीज ड्रोन्स, कुछ अमेरिकन भी थे, बट मोस्टली टर्किश एंड चाइनीज ड्रोन्स। जी। तो जब वो ड्रोन्स आए, वी शॉट डाउन ऑल द ड्रोन्स एंड इट वाज लाइव, सारी फीड्स थी। Zero damage on our side to any airbase, any defense system, anything. Okay. Now, next we again struck. और उतनी ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जब हमने ड्रोन स्ट्राइक्स करी, तो यू हैव वीडियोज ऑफ देयर डिफेंस सिस्टम्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड। हमने इनकी 9 एयरफील्ड्स, इनफैक्ट मोर, उस पर मल्टीपल बिल्कुल 100% एक्यूरेट स्ट्राइक्स करी। देर इज़ अ वेरी क्लियर न्यूज़, अभी निकल के भी आ जाए कुछ टाइम में, ऑलरेडी धीरे धीरे तो काफ़ी तो खुद ही अप्रूव कर चुके हैं कि हाँ हमारा एवैक्स गया, एक एवैक्स वी हैव शॉट, दैट इज़ अ कंफर्म न्यूज़ विच इज़ मोस्ट प्रॉब्ली इट विल कम आउट वेरी सून। जो हमने S-400 मारा था इनके डिफ्स के अंदर, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट स्ट्राइक एवर इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें एक मिसाइल सिस्टम ने एवैक्स को गिराया 300 किलोमीटर्स की रेंज। दिस वाज नेवर डन बिफोर। Never done before. So that was one. इनका C-130 was burning. The videos were there. Multiple fighter aircraft were shot on ground. बाकी तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट करे, 2 JF-17 हमारे शूट डाउन हुए नीचे। क्योंकि जब आपकी मिसाइल गिरती है हैंगर्स पे और उधर, तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। रनवेज डैमेज, एयर फील्ड्स डैमेज, देयर एयर फील्ड्स वर वर्चुअली नॉन ऑपरेशनल। ये आपको एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल होता है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो होता है बेसिकली इट इज़ लाइक, एक तो होता है पेट्रोलिंग करना, कॉम्बैट एयर पेट्रोल इज दी नेक्स्ट लेवल। इट इज़ कि जब आपकी सिचुएशन वॉर वाली है तो आपका एयरक्राफ्ट जो है वो पूरा लोडेड होता है, एंड देन इट इज़ पेट्रोलिंग, कि अगर कुछ भी हो रहा है इस सिचुएशन में, माई एयरक्राफ्ट इज रेडी। तो वी वर डूइंग कॉम्बैट, दे वर नॉट इवन एबल टू डू कॉम्बैट एयर पेट्रोल, क्योंकि हमने इनके रनवेज ही डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने इनके बेसिस ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये दे वर डिवास्टेटेड। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, फिर इन्होंने उस बिकॉज ऑफ दैट, एंड वी वर डूइंग ओनली रिटेलिएशन, तुम करो हम तुम्हारे साथ डबल मारेंगे, लेकिन मारो तुम, पहले तुम ही करोगे। फिर उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक शुरू करी, ऑल मिसाइल शॉट डाउन। द बिगेस्ट शेम वॉज व्हेन देयर हथ सीरीज द बैलिस्टिक मिसाइल गॉट शॉट डाउन। जब वो शूट डाउन हुई सिरसा के ऊपर, और वो 1-2 हुई हैं, तो इनकी हालत खराब हो गई। फिर गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। PL-15s केम इन, PL-15 छोड़ी इन्होंने, जिसको चाइना हमारी वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल फुस होकर गिरी पड़ी है। अच्छा, HQ-9, HQ जो 16 सिस्टम्स हैं फेल्ड डिफेंस सिस्टम्स, उड़ाई दी हमने आधे से ज़्यादा। अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ों के साथ साथ मेन जो हिट हुआ दैट वाज द न्यूक्लियर फैसिलिटी। इन लोगों को ये लगा कि बात तुम्हारी लग गई है, और ये हिले इसलिए हुए थे, देवर ट्रेम्बलिंग, ये कांप क्यों रहे थे, क्योंकि इनको पता है इंडिया ने अभी तक तो वॉर फ्रंट खोला भी नहीं है। इनका जो बाप है असली नेवी, वो तो वेट कर रही है, वो वेट कर रही है ऑर्डर्स का। देवर जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, कि करो ऑर्डर, फिर तुम्हें बताते हैं। We have already destroyed Karachi in 71 with that time, उस टाइम का जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इमेजिन हम क्या करेंगे, 10 times stronger वो नेवी, we would have eaten them alive। अगर नेवी का ऑर्डर, आज भी नेवी इज वेटिंग, आई एम टेलिंग यू, अगर नेवी ने आज भी ओपन कर दिया ना, देयर इज नोबडी टू सेव पाकिस्तान, नोबडी टू सेव। नेवी कैन डू 2 simple थिंग्स। सबसे पहले इट विल डू अ नेवल ब्लॉकेड। अगर आपका नेवल ब्लॉकेड मैंने इंडियन ओशन में कर दिया, तो आप खाना कहाँ से लाओगे, रसद कहाँ से लाओगे? आपका सारा का सारा जो नेवी, मेन जो सोर्सेज आते हैं किसी भी कंट्री के, वो नेवी के थ्रू आते हैं, शिप्स के थ्रू आते हैं। आपकी मैंने शिप्स रोक दी, नेवल ब्लॉकेड, योर कंट्री स्टार्विंग। फिर मैंने करे अटैक्स। हाउ विल यू प्रिवेंट नेवल अटैक्स? आपके पास नेवी है ही नहीं, प्लस आपके पास डिफेंस सिस्टम्स है ही नहीं टू स्टॉप। अभी देखा, अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखी क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने बोला कि वी चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स फेल्ड, इट्स एन ओपन न्यूज़। तो चाइना ने क्या बोला कि हमारे डिफेंस सिस्टम्स आर नॉट इवन मेड फॉर योर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, सॉरी क्रूज मिसाइल अटैक, जिस तरह की इंडिया के पास है। हाँ। तो उसके लिए हमारे दूसरे सिस्टम्स हैं। तो तुमने तो हमें बताया नहीं, बेवकूफ़ बना दिया। खैर वो कंट्री इसलिए, उनको पता नहीं कि चाइनीज आर ऑलवेज मेकिंग फूल आउट पॉलिटिकल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब रीजनिंग चेंज हो गई, लेकिन ये एक्सेप्टेबल हो गया कि हमने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करा है। तो अब क्या होता है, जब इतना कुछ हो जाता है ना, तो
वी डोंट हैव टू से एनीथिंग। देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जिस, अच्छा सेकंड, सारी चीज़ें हो गई, हमने न्यूक्लियर उस पर ब्लास्ट कर दिया। हैव यू सीन अराउंड 18 और 19 अर्थक्वेक्स व्हिच आर कमिंग कराची? I've seen that. I was assuming कि वहाँ पे कुछ nuclear testing हो रही है underground. So whether it is, no, it's not testing ideally, whether it's testing or it is because of the nuclear leak or some devastation which has happened. सारा खाली करा दिया गया सारा। हाँ, yeah. So उससे क्या हुआ, उससे दो चीज़ें हुई। जब ये चीज़ हिट हुई ना तो पाकिस्तान, देखो इट्स कोई भी कंट्री जैसे यूक्रेन भी है, वो कहते हैं मरने दो लोगों को, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम क्योंकि हमें तो वहाँ से रसादारी। चाइना भी इनको देता रहता, ये भी अपने लोगों को मरने देने, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इनकी हालत क्यों ख़राब हुई? जब रेडिएशन लीक शुरू हुआ तब इनको समझ में आ गया कि अगर ये आगे बढ़ गया तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, आगे जनरेशन्स भी खत्म। और ये इंडिया को भी डर था, बिकॉज द रेडिएशन लीक वाज अराउंड 170 सम किलोमीटर्स फ्रॉम इंडियन बॉर्डर, सो इट इज लाइक वेरी डेंजरस कि वो इंडिया को भी इफेक्ट करेगा। तो देन देयर वाज फिर कॉल आया कि प्लीज डू सीज फायर। ऑल दीज कार्टून्स हु आर सेइंग पाकिस्तान साइड यार इंडिया ने सीज, अरे इंडिया सीज फायर क्यों करेगा? हमने तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ऑन रखा हुआ है। आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हमने 100% बैन रखी हुई है। आप लोग पानी के लिए रो रहे हो, वहां पे बिजली नहीं है 3 दिन, पानी की त्राही मची पड़ी है, योर कंट्री इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ये आपको पता है। आपके लोग खुद एक्सेप्ट करो, आप दिख रहा है, पता लग रहा है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट इज पीनट्स फॉर अस। अगर उनको ये उन्होंने देख लिया कि इंडिया ने हमारी क्या हालत करी, नया मैं बन जाएगा हमारे लिए, हमको और हमें कोई फर्क नहीं, और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अभी तो बीएलए तुम्हारे, अभी कल फिर 12 इनके फौजी उड़ा दिए, हर रोज वो मार रहे, टीटीपी अलग मार रहा है। तुम्हें लग रहा है इंडिया जैसी कंट्री से हमें फर्क पड़ रहा है कि पाकिस्तान को क्या हो रहा है? इमेजिन अगर आज टुडे दे डू सम स्टूपिड हरकत विच नाउ दे विल नॉट डू, ठीक है, अगर फिर भी तो अब दे आर वेरी मच, ये तो अगले 10 साल भी कुछ नहीं करेंगे अनटिल के कोई साइको हरकत बीच में कोई, क्योंकि लोग नहीं गंदे, प्रॉब्लम इज नॉट पीपल। लोग पाकिस्तानी लोग गलत नहीं होते, लोग इट इज अबाउट दिस। अच्छा पाकिस्तान में भी बिकॉज इट इज अबाउट ऑलवेज वन कार्टून, पहले मुशर्रफ था, फिर याया खान था, भुट्टो था, एंड नाउ दिस इडियट मुनीर, ठीक है। बीच में बाजवा सेंसिबल था जिसने बोला था भाई मेरे पैर कहाँ पर है, हमारे पास फ्यूल नहीं है, ही वाज राइट, हाथ जोड़ लिए थे, बिकॉज 3 दिन के अंदर इनका फ्यूल खत्म हो गया था। कराची में, आई डोंट, कराची इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप शट डाउन हो गए थे। सो कंट्री वॉज इन शैम्बल्स। लेकिन ये एक ऐसी कंट्री कहती है मरने दो, क्योंकि इनके मैक्सिमम जनरल जो लड़ रहे हैं, सो कॉल्ड जनरल और पॉलिटिशियंस, दे विल फ्लाई अवे, उनके सब सेटलमेंट्स बाहर हैं, वो कोई पाकिस्तान में नहीं रह रहा है, तो मरने दो इनको, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर बाई चांस इन्होंने कुछ करा, लेट्स से दे ट्राई अनदर स्टंट, इंडिया हैज ऑलरेडी शोन एवरीबडी कैन लेट देम ट्राई नाउ, तो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस टाइम फ्रंट विल ओपन, एंड इफ फ्रंट ओपन्स देन BLA विल बी द हैप्पीएस्ट कि हाँ आ गए इंडिया दोबारा, TTP विल बी हैप्पीएस्ट, दे विल ब्रेक डाउन इनटू व्हाट इट इज सपोज टू बी, पंजाब एरिया इतना सा, एंड इट विल इवेंचुअली हैपन। आप देखोगे विदाउट अस डूइंग एनीथिंग, क्योंकि वो इम्प्लोड हो रही है कंट्री, अंदर से उबल रही है, ज्वाला फटेगी बहुत बुरी तरह, होने वाला है वो। तो प्लस सबसे बड़ी चीज़, सारी चीज़ें हटा दो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप ना सोशल मीडिया के थ्रू नहीं पोर्ट्रे करते, दुनिया को पता रहता है, एवरीबडी नो एक डिसाइसिव विक्ट्री नहीं, दिस वॉज अ क्लीन स्वीप, राइट। नाउ हाउ कैन इट हैपन, सारे हैरान थे कि हाउ कैन इट हैपन दैट ड्यूरिंग अ वॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग। वॉर के समय दुनिया में किस कंट्री इकोनॉमी ग्रो करती है, किस कंट्री की शेयर मार्केट बूस्ट करती है? इंडिया की कर रही है। और जैसे ही वॉर ये खत्म हुआ, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, थोड़ा सा सीज फायर हुआ, और तेजी से शेयर मार्केट ग्रो। द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन द मार्केट्स ओपन, द सेम डे पोस्ट सीज फायर, चाइनीज मार्केट्स क्रैश्ड बुरी तरह से, स्पेशली द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इनके डिफेंस सिस्टम, इनकी PL-15s, और इतनी बुरी तरह ड्रॉप हुए वो कि उसमें लोअर लॉक लगाना पड़ा कि बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए शेयर। टर्किश मार्केट ड्रॉप्ड, people and why, because world knows it, you don't have to say। हमारे ऑर्डर्स मतलब 10 folds हर कंट्री से ऑर्डर्स। अजरबैजान हु गेव अ स्टेटमेंट एक टाइम पे जब हमने आकाश सप्लाई किया था आर्मीनिया को, तो उन्होंने बोला कि ये इंडियन सिस्टम यूजलेस होते हैं, हमारे सामने नहीं टिकेंगे। जैसे ही ये वो खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, अभी लेटेस्ट अजरबैजान की स्टेटमेंट क्या थी कि दिस आकाश सिस्टम इज अ थ्रेट टू द रीजन। क्यों भाई, वो थ्रेट बन गया, तो यूजलेस सिस्टम, पहले यूजलेस। तो क्या होता है कि यू हैव टू समटाइम्स शो योर स्ट्रेंथ। वो मोदी जी ने भी वो आदमपुर बेस पे नहीं बोला, वो एक थोड़ा सा वो रील लीक हुई थी कि इतने दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर, चलो यूज भी कर लिया। यार हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा फिर सेकंड क्या होता है, हमने तुम्हारे रफाल गिरा दिया, चलो मान लिया, एंड अभी तक ना तो मतलब अगर पाकिस्तानियों में किसी को लग रहा है, अगर कोई देख रहा है वीडियो,
हमें इंडियंस को तो नहीं पता, क्योंकि कोई भी There is no चीज़ evidence, हाँ there is क्योंकि no हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे चीज़ों को नहीं माना जाता और आई भी नहीं है। ना किसी ने बोला है तुम हमारे चीफ्स के जनरल की स्टेटमेंट को कुछ भी बोलते रहो, अलग चीज़ है, समझ तुम्हें आता नहीं है कुछ, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहे हैं बाई चांस। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या, चलो मैंने माना कि आर एयरक्राफ्ट वाज शॉट डाउन, कौन सा, कैन बी रफाल और MiG-29, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी शॉट डाउन, मान लिया। अच्छा, वॉर का रेशियो क्या हुआ, लेट्स से 2 एयरक्राफ्ट गिराए, 3 गिरा दिए, खुश हो, कितना रेशियो है, 3:50, खुश हो, कर लो, दोबारा कर लो। विनिंग हमारे लिए कुछ ये चीज़ें पीनट्स हैं, नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। वी आर एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस पाकिस्तान इनकर्ड इज क्लोज टू $15 बिलियन। तभी उनको ये अगले फंड्स लेने 10 की, साल में लोन भी लेने की जरूरत फंड्स तो कुछ नहीं कर सकते, यानी ये कुछ करते भी नहीं है फंड्स का, देर ये चोर हैं सारे इनके पॉलिटिशियंस। और नवाज शरीफ इज रोमिंग इन अ रोल्स रॉयस इन यूके। वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम जब पूरी कंट्री बैंकरप्ट है? बिकॉज इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके जो जनरल्स हैं, मुशर्रफ के कितने घर थे देखा थे यूके और यूएस में, जी, मल्टीपल उसके विलाज और उसके बंगलोज इतने बड़े बड़े, वहाँ कहाँ से आया पैसा? इट्स ऑल ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड $1 बिलियन एड्स आ रही हैं, जो यूएस सपोर्ट कर रहा था पहले, दोबारा कर रहा है, लेकिन जो पहले तुम्हारे को एड आती थी, जो अभी वर्ल्ड बैंक से एड आ रही है, IMF से आ रही है, वो सारा जो जनरल है ईटिंग अवे, वो तुम्हारे प्रोग्रेस में नहीं जा रहा है। प्लस मिलिट्री अब जो डैमेज हुआ, वो तो अगले 10 साल जो आएगा वो उसी में रिपेयर करेंगे। भाई 5th जनरेशन फाइटर अगर पाकिस्तान ले रहा है, लेट्स से पाकिस्तान मान लो 5th जनरेशन 50% कॉस्ट पे, अरे वो कॉस्ट इज नॉट कोई 5,000 रुपये का थोड़ी मिल रहा है, कोई भी कॉस्ट पे ले रहा है बंदा, कोई भी एयरक्राफ्ट। जी, मैं कहता हूँ वो एक छोटा एयरक्राफ्ट भी खरीद रहे हैं, इट कॉस्ट मनी, एंड इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान व्हिच इज बैंकरप्ट, वर्चुअली हाउ बैंकरप्ट, कैन दे गो इन एंड बाय दैट? यू अंडरस्टैंड ना, कि जैसे वो बातें कर रहे हैं कि हमें ये खरीदना है, वो वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम? So that's how it is. India should not care much about Pakistan. ओके, सो मेरा बस एक क्वेश्चन था सर कि अभी करंटली मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट के बारे में बात करूँ तो कौन सा है इंडिया के पास? Su-30, Sukhoi. ओके, Our front runner fighter, nightmare for everyone. It's people talk about Rafale. It's a new aircraft. It's a brilliant aircraft, no doubt, everything. But Su-30 is the granddaddy. ओके, With Super Sukhoi जो अभी हमने उसे बना दिया दोबारा with upgrades and all. Nothing beats a Su. I've been posted to Rafale तो मेरे बाद ही आए हैं. I posted to Su-30 squadrons. Su-30 is like, अगर आप रफाल को खड़ा करोगे, तेजस या रफाल को खड़ा करते हो Su-30 के सामने, इट इज़ लाइक मारुति एंड अ डिफेंडर. अच्छा, इतना डिफरेंस है. Su-30 इज ह्यूज एयरक्राफ्ट. इट्स अ 20-सीटर एयरक्राफ्ट, मैसिव, एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी इज बहुत ज़्यादा. द वेपन्स इट कैन कैरी, उसकी एंड्योरेंस, फ्लाइंग टाइम इज बहुत ज़बरदस्त. उसकी क्रूज, उसकी जो मनूवरेबिलिटी है, वो किसी एयरक्राफ्ट की नहीं है. ये चीज़ तो वर्ल्ड में नोन है कि अगर डॉग फाइट्स की बात आती है तो रशियन एयरक्राफ्ट को दुनिया में कोई एयरक्राफ्ट काउंटर नहीं कर सकता. जी, जैसे Su-57 और F-35 में किसी ने ये कंपैरिजन किया, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम पास आ जाएं, भूल जाओ कि F-35 का कोई वो भी टिक सकता है. इट इज उनके जो Su-30s एंड Su-57 द वेरी मैन्यूवरेबल, एंड आई हैव सीन द एरोबैटिक्स ऑफ Su-30s, आउटस्टैंडिंग. ठीक है, MiG-29 अगेन सेम. और अगर हम बात करें मतलब ओवरऑल हमारे नंबर्स की भी, तो सबसे ज़्यादा वी हैव Su-30, सो इट्स अ बैकबोन. ओके, या तो अगर हम सर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वेयर डज इंडिया स्टैंड्स? ऑन द टॉप, ऑन द सेकंड, ऑन द थर्ड? इट्स नॉट अबाउट टॉप और सेकंड, बिकॉज क्या होता है, कंपैरिजन हम कई बार नंबर्स के हिसाब से करते हैं, बट देन इट्स आज की डेट में ना ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. हाँ, अगर हम सिर्फ इसी शेयर उस पर करें तो देन ऑफकोर्स US, चाइना, इंडिया, रशिया भी है, तो नंबर्स बहुत हैं. 4 टॉप. तो सर जैसी हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी मिथ्स जो हों जो सिविलियंस ने अपने माइंडसेट में रखी हों अबाउट द इंडियन एयरफोर्स, मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आप बरस्ट कर दीजिए. ओके, देखो, मिथ्स जो होती हैं वो जनरली सोशल मीडिया मेड होती हैं, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस ना एक बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है. थिंग्स आर वेरी सीक्रेटिव इन द डिफेंस फोर्सेस. हमारी बाकी उसकी तरह अपने को मार्केट नहीं करती. जैसे चाइना क्या है कि इस टोटली इट बिलीव्स इन मार्केटिंग, वो होगा 10% लेकिन दिखाएगा 100%. इंडियंस ऐसा नहीं करते. इंडियंस बिल्कुल उल्टा है. अब हमने थोड़ा अपने को मार्केट करना शुरू किया बिकॉज डिफेंस एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं, एंड वी डिमांड, एंड वी हैव प्रैक्टिकली ऑल्सो शोन इट. लेकिन हमारे यहाँ पे फोर्सेस वगैरह का एक सीक्रेटिव नेचर रहता है, और वो रहना बहुत ज़रूरी है. मैक्सिमम जो मिथ्स आती हैं वो सोशल मीडिया से आती है, वो कोई भी हो सकती है. आप कुछ भी देख रहे होते हो, तो
उसकी कोई यार मतलब ऐसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। ओके वो एयरक्राफ्ट को लेके भी हो सकती है, वो किसी सिचुएशन को लेके हो सकती है। तो मैं ये बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ द मिथ्स आर सोशल मीडिया मेड। अगर आपको ऐसे कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही हैं 90% केसेस में डोंट बिलीव, रेस्ट प्लीज कंफर्म फ्रॉम गुड सोर्सेज। जब तक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आती, डोंट बिलीव इन एनीथिंग। ओके ओके एंड नेक्स्ट थिंग सर, आज की डेट में सर इंटरनेट हर बंदा यूज़ कर रहा है, कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं तो कुछ कंटेंट कंज्यूमर्स भी हैं। तो सोशल मीडिया किस तरीके से किसी का माइंडसेट हैंडल कर रहा है फॉर द कंटेंट कंज्यूमर साइड? जैसे हमने अभी सीज़फायर की बात करी, मीडिया ने कुछ और दिखाया है, कंटेंट कुछ और बन के आ रहा है वर्सेस रियलिटी ऑफिशियल साइड से, जैसे आपने जिस एग्जांपल दिया ऑफिशियल कुछ चीज़ें और हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, किस तरीके से कंटेंट कंज्यूमर को जो है कंटेंट अपना सिविलाइजेशन में पूछूं तो, या फिर एक माइंडसेट बन रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो कि सोशल मीडिया को सर वो करती है, कंट्रोल करती है, और वही दिखाना चाहती है जो लोग ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट करें। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ सर, कैसे कंट्रोल हो रहा है? देखो, दिस इज हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को पूरा चेंज कर दिया। अब लोगों को एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली थोड़ा जो सीनियर इंडिविजुअल्स हैं। सोशल मीडिया हैज़ कम्प्लीटली, इट इज़ नॉट जस्ट के सोशल मीडिया इज चेंजिंग माइंडसेट, इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस, इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग वॉर सिचुएशन, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जिसे हम कहते हैं, और वो बहुत सेंसिटिव चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है आज की डेट में। अगर आपने किसी इंसान का माइंडसेट इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको अपनी तरफ बेंड कर सकते हो। पहले ये चीज़ें करनी बहुत मुश्किल होती थी भाई। एक इलेक्शन अगर किसी को कैंपेन करना है, उसको किसी वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। अब वो सारी चीज़ें धीरे 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 ओवर टाइम सोशल मीडिया पे होती हैं, जहाँ पे आप अगर फेक प्रोपेगेंडाज अगर आपने चलाने हैं, पूरी टीम्स बैठी हैं करने के लिए। कई लोग सही चीज़ों को भी बता रहे हैं, कई लोग फेक प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं। तो फेक प्रोपेगेंडा चलाने वाले बहुत लोग हैं। अगर लेट्स से कोई करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो वो क्या करेंगे, पूरे ग्रुप के ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको फंडिंग होती है प्रॉपर तरीके से। उसमें कोई हमारे इंडियन जो बाहर से चैनल्स भी चला रहे हैं, इंडिया में भी चैनल्स चला रहे हैं, और आप ये 2-3 नमूने देखोगे, ये कुछ हैं ऐसे हैं, मतलब ये 100% जब एंटी नेशनल वर्ड आता है ना, दीज आर आइडियल एंटी नेशनल्स। ये क्या करेंगे, आप देखोगे जहां पर कुछ ऐसा हुआ जो इनके प्रोपेगेंडा से मैच नहीं करता, इनके ऊपर इनका कोई वीडियो नहीं आएगा, राइट, नेवर। एंड दीज दे आर, ये इतने शेमलेस लोग हैं, ये इतने लो ग्रेड लोग हैं कि ये सामने हुई चीज को भी तुम्हारी कंट्री के उसके अगेंस्ट बोलने के लिए रेडी है, अगर इनको पैसा दिया जाए। जी बिल्कुल सर। तो आप नहीं देखोगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम अटैक हुआ, इन लोगों की कोई वीडियो नहीं आएगी। मैं सेलिब्रिटीज ज्यादातर बहुत सारे हैं जिनकी मूवीज आती है, एक्टर सेलिब्रिटी नहीं, ओके, एक्टर ओनली, कुछ नहीं, काम है उनका, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। उन लोगों ने ऐसा बना रखा है, लाइक सेलिब्रिटी वर्ड तो हम सबके साथ ही यूज। देखो, लेट्स से देयर इज अ डॉक्टर जी, हु इज अ लेजेंडरी डॉक्टर, हु इज एन फिनोमिनल अमाउंट ऑफ सर्जरीज इन हिज लाइफ, सर्जन है बहुत तगड़े। इज ही अ बेटर सेलिब्रिटी और सम चिंटू एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड? ही इज द बेटर वन। A person who has fought in operations, who has served for the country, who has given his blood and sweat for the country, वो celebrity कि ये लोग celebrity हैं? They are not celebrities in any way. Coming on the screen, performing and doing anything is your profession. That is the you are an actor actor, actress. हाँ, उसमें अगर कोई जैसे legends बनते हैं, बहुत brilliant, वो उनको हम celebrities कहते हैं। टॉम डिक हैरी और भी हैं, मतलब ऐसे नहीं, इतने senior नहीं, कम एज के भी बंदे एक से एक हैं। हम सबको सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। यू डोंट हैव टू सेलिब्रेट एवरीबॉडी। भाई अभी किसी ने एमबीबीएस डिग्री पूरी कर ली, अभी वो डॉक्टर लगा, उसको सेलिब्रिटी तो नहीं बोलोगे ना। हाँ, उसके हॉस्पिटल में जो उसका लीड एचओडी होगा जिसने हजारों सर्जरी परफॉर्म करी है, वो सेलिब्रिटी है, राइट? इसी तरह एक्टर्स में भी आता है, डोंट सेलिब्रेट एवरीवन। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट फॉर पीपल हु आर रनिंग बिहाइंड द एक्ट्रेस एंड कॉलिंग देम सेलिब्रिटी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस थे जिन्होंने पोस्ट तक नहीं करा अबाउट द ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर रहा, क्योंकि उनकी मूवीज रिलीज होती है, उनके गाने रिलीज होते हैं पाकिस्तान इनको इट इज नॉट अबाउट दैट ऑल्सो। सो देर इज जनरल बख्शी ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी, विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, कि वी आर नॉट फाइटिंग अ 2 फ्रंट वॉर, वी आर फाइटिंग अ 3.5 फ्रंट वॉर। अब 3.5 फ्रंट वॉर में बांग्लादेश जैसा एक भिखारी देश वो भी ऐड हो गया, तो इरिटेंट है वो, कुछ करना धरना नहीं, वो इरिटेट नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल देता है, जैसे क्या हुआ, देर इज चाइना, एंड वी कंसिडर चाइना एज अ ग्रेट ओपोनेंट, एंड इट इज, वी शुड लर्न फ्रॉम इट, वी शुड इवेंचुअली वर्क टुगेदर, दैट्स हाउ इट इज। चाइना इज अ ब्रिलियंट कंट्री, नो डाउट। आप स्टूपिडिटी करोगे अगर आप बोलोगे चाइना ऐसा, नो, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट हैज बिल्ड इटसेल्फ। इंडिया इज वन,
तो ये क्या हुआ, जैसे मैंने अभी एक और पॉडकास्ट में एग्जांपल दिया था, जैसे देयर आर टू टाइगर्स स्टैंडिंग, एक इंडियन है एक चाइनीज है, सो दे आर आइंग ईच अदर, राइट? तो लेकिन साथ में कौन खड़े हैं? दो वो पोमेरियन डॉग्स खड़े हैं। अब वो तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, टाइगर को वो इरिटेट करते रहेंगे, पैरों को इधर से कभी कुछ करेंगे, तो तुम्हारा ध्यान जो है वो मेन टाइगर पे नहीं जाएगा। तो ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर लाइक दोस, इन्होंने ये इरिटेंट्स हैं, लेकिन इनको मैनेज करना बहुत, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिसीज। इनकी पॉलिसीज इज नॉट टू डेवलप द कंट्री, दे आर रेडिकल इस्लामिक नेशंस एंड देयर पॉलिसी इज टू गजवाए हिंद, जिसको हम बोल सकते हैं, या टेक ओवर अंदर कंट्री, इस्लाम का वो फैलाना, दिस इज ऑल दे नीड टू डू। सो दैट्स व्हाई दे आर अ थ्रेट। सो वी आर इन अ 3.5 रन। अब जो हाफ है ना, दे आर द इंटरनल एनिमीज। ओके, तो अभी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैज हैपेंड, जो आपके हमारे अमित शाह साहब ने करी है, इज रिमूवल ऑफ दिस नक्सलिज्म। इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, खत्म होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा तबका था जिसने देश को बहुत डैमेज करा है। More people have died in Naxal in all these areas than people have died in J&K. I'm talking about certain news readers. सब न्यूज़ रीडर तो नहीं है, उनको निकाल नुकुल दिया आजकल, ये 2-4 हैं। ये सारे अपने YouTube चैनल खोल कर बैठे हैं, ये उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह की जो नस्ल है ना, ये जो अलग ब्रीड के कुत्ते होते हैं, इनको मैं बोलूँगा, इनको तुम ना सीधी उससे ठीक नहीं कर सकते। तो इनके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और करनी चाहिए, बिकॉज दीज पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग अ मेजर सेट ऑफ माइंडसेट ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। मैं ना एक आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या हुआ, अभी मुझे मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, बट बड़ा वो है, आई डोंट नो माय वाइफ विल लेट मी और नॉट, बिकॉज सो माय वाइफ, शी इज़ बीन इन लॉट ऑफ पॉडकास्ट आल्सो, एंड तो शी इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर एडवोकेट, एंड शी इज़ अ सॉलिसिटर, तो शी हैज़ एन ऑफिस इन इंडिया एंड लंडन। ओके, एंड अभी क्या हुआ, मैं अपने स्कूल में गया था, चीफ गेस्ट गया था, मतलब गेस्ट फॉर अ टॉक जी। तो वहाँ पर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, एंड दे कॉन्टैक्टेड माई वाइफ कि हम अपने कुछ लॉ स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं फॉर इंटर्नशिप। तो मेरी वाइफ ने बोला, हाँ श्योर, आप इनको भेजो, एंड आई प्लान समथिंग गुड फॉर देम, बिकॉज सिटिंग इन द ऑफिस इज नॉट द एजेंडा, एम इज टू सी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो उसने पूरा सेटअप बना के, शी सेंड हर द किड्स टू, पहले एक दिन ऑफिस में, एंड नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे कुछ ACPs वगैरह थे, वो गुड फ्रेंड्स, उन्होंने बोला हाँ, दे वर इंटरेस्टेड, हमारे बच्चे हैं, इनको वो करूँगा। नेक्स्ट डे फिर जजेस वगैरह के साथ उनको कोर्ट्स देखना, जजेस से मिलना, ठीक है, चीज़ों को समझना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन एवरी सिंगल डे। जिस दिन ये लोग गए, अब ये आजकल के बच्चे बता रहा हूँ, जेन अल्फा जो पैदा हुआ है नया, पता नहीं इनका क्या माइंडसेट है। ये ACP के सामने दे सिटिंग, एक ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आप वैसे ये क्या कहते हैं, क्रिमिनल्स को 3rd डिग्री क्यों देते हो? ये तो गलत बात है ना, ये तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ना। अच्छा, ये जो स्टूपिड वीक माइंडसेट पैदा हो रहा है ना, ये सारा सोशल मीडिया का है। तो उसने, आई थिंक ACP गेव अ वेरी ब्यूटीफुल रिप्लाई, मतलब इट वाज सच अ ब्रिलियंट रिप्लाई कि सब चुप। अच्छा, कि भाई कई बार जैसे कोई कुत्ता, हाँ, आई थिंक ही गेव अ रिप्लाई ऑफ दिस डॉग। ही सेड, एक बात बताओ, आप सड़क पे जा रहे हो, एक कुत्ता पागल हो जाए, वो सबको काट रहा है, आप क्या करोगे उसका इलाज? मार देंगे। तो कह रहे इसी तरह से कई कुत्तों का इलाज करना पड़ता है, हमारे को कोई शौक नहीं होता, वी हैव टू, दिस इज हाउ। और ये कोई लेटेस्ट ट्रेंड नहीं चल रहा है, जब से ह्यूमैनिटी बनी है तब से दिस थिंग्स आर देयर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, जैसे एक कमिश्नर ने भी बोला था बीच में, जब वो सुशांत सिंह राजपूत का वो हुआ था, कि अगर आपको लग रहा है क्राइम खत्म हो जाएगा, दुनिया में क्राइम नहीं खत्म होगा, दिस ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन गुड एंड इविल। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू मेंटेन, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो आजकल की जनरेशन ये पैदा हो रही है ना, सोशल मीडिया है ना, ये दिस इज व्हाट इज द माइंडसेट डेवलपिंग, वीक माइंडसेट। और ये चीज़ हमारे को समझानी इस जनरेशन को ज़रूरी है कि यू आर नॉट वीक, यू आर बॉर्न, यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रेट सिविलाइजेशन हु हैज़ बीन द मोस्ट वायलेंट सिविलाइजेशन, हु हैज़ रूल्ड द वर्ल्ड। तुम्हारे को कमज़ोर बना दिया गया बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट्स। और आज करंट ये जो लगे हुए हैं सारे, कि क्यों सड़कों की क्या ज़रूरत है, उस पैसे से ये बना देते, वॉर क्यों लड़नी थी, उस पैसे से स्कूल बनाते, तू बना दे, हॉस्पिटल बना देते उस पैसों से। ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं, वॉर में इतने पैसे क्यों लगा दिए, जेट्स में इतना क्यों पैसा हमसे ले रहे हैं, टैक्सेस क्यों इतने हम कट रहे हैं, रोहिंग्यों को हम भगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, क्यों? उन बेचारों की क्या गलती है? समटाइम्स आई फील सो एंग्री ऑन दीज स्टेटमेंट्स। मतलब कोई कह रहा है अरे ऐसे नहीं कर रहा, मैंने कहा एक टेररिस्ट जैसे, अरे टेररिस्ट की ना उसकी फीलिंग होती है, उस बेचारे को भी किसी ने मजबूर किया होगा। मैंने कहा जिन तेरे बाप को तेरे सामने मारता, तेरी माँ का करता है ना, मैं उस दिन तेरी फीलिंग पूछूंगा।
तेरे सामने कोई बंदा मरा है कभी? पूछ उन फौजियों जिनका दोस्त उनके घर वालों के सामने लाशें पड़ी हुई थी, सोच के देख, कभी देखी है लाश? उठाइए हाथ में, कुछ नहीं पता। सारे ये सोशल मीडिया वाले ये कसाब जब अरेस्ट हुआ था, मेरे को याद है, तभी भी पिटीशन ये लोग भर रहे थे कि नहीं नहीं आप उसको रिलीज कर दीजिए, आप क्यों उसको फांसी की सजा दे। आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड टू सी दैट कि ये आप इंडियंस डोंट बी शॉक्ड, दिस इज दैट हाफ फ्रंट वॉर आई एम टॉकिंग अबाउट। दीज इडियट्स, ये जो एक तो इनमें से आधे तो एंटी नेशनल्स हैं, बाकी जो नेशनल्स भी हैं उनका माइंडसेट इतना वीक हो चुका है कि वो दे आर डैमेजिंग मोर ऑन सोशल मीडिया। सर आपने एक चीज नोटिस करी थी, कुछ वीडियोस आ रही थी जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग नीचे रोड पे लगा देते, फिर लोग क्रॉस कर रहे थे, एंड देन फ्यू पीपल केम एंड यू नो, सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन? नो, आई एम नॉट, हाँ मैं कुछ चीज़ों में मेरी ओपिनियन बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फ्लैग, किसी भी कंट्री के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं। हाँ, आपकी एंगर वाली वो है, उन्होंने करा आपने कर दिया, बट देन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। रियल एक्शन इज डन, जो हमने करा, एंड दे लर्न अ लेसन जो जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये सब करके आप किसी कभी भी किसी के फ्लैग को मत डिसरिस्पेक्ट करो। हाँ देखो, बीइंग इन अ फौज वी आर ऑलवेज टॉट दिस, यूनिफॉर्म फ्लैग, इसको हम कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री का, हमारी एनिमी कंट्री का हो, हम नहीं। जैसे कारगिल में क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी बॉडीज छोड़ दी, मना कर दिया लेने से, हमने उसको प्रॉपरली विद प्रॉपर राइट्स हमने उनको दफनाया, राइट? और फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करनी, यूनिफॉर्म की अ फौजी विल नेवर डू। वी कांट कंट्रोल द पीपल, मैं बोल सकता हूँ ऐसा मत करो, बट देन दैट्स नॉट। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर आई है जो कुछ उसको कि अरे क्यों कर रहे हो, ये है वो है, तो वो चीज़ कुछ और भी दर्शाती है, बट देन ठीक है, मतलब आई विल नॉट डिसरिस्पेक्ट अ फ्लैग। What all the other things that have you noticed in this whole time? Like you have the calm mindset as well, आपको frustration भी होती है, at the same time you also feel like कि नहीं ये just weak mindset, just like you mentioned. So how do you calm your mindset like that way? फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होती है। पहले तो यार सोशल मीडिया पे, जैसे मेरे एग्जांपल मेरा फिटनेस चैनल नहीं है, तो देयर आर सच स्टूपिड पीपल विद सच वियर्ड टाइप ऑफ आइडियाज, और वो ऐसे लोगों के जो फेक चैनल्स हैं, वो सुन के आगे कुछ भी लिखेंगे। तो पहले मुझे लगता था क्यों बोल रहे हैं यार, ऐसे तो गलत है, कुछ नॉलेज, लेकिन फिर बाद में किस को समझाओगे? तो आई जस्ट स्टार्टेड इग्नोरिंग। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, सर फोड़ना है फोड़ो, ठीक है। वो क्या है, वो बीच में एक वो कुछ ऐसे वो आया था ना, 15 किलो लूज करना, ये वाली ड्रिंक पीकर करो, ठीक है। वो बम्बू का मुरब्बा खा के हाइट बढ़ा लो, ऊँट का दूध पी लो, जो करना है करो, तुम्हारी लाइफ है जी, ठीक है, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारा शरीर है, तुम्हें करना है करो, ठीक है। तुम्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, नीचे कुछ लिखना है, लिखते रहो कमेंट। तो उससे नाउ आई कांट रियली डू एनीथिंग, सो आई नीड टू फोकस ऑन द राइट एजुकेशन, ठीक है। वन इज ऑफकोर्स थ्रू माई फिटनेस चैनल, आई जस्ट ओपन अनदर कैफेटी करके, इंडियाज फर्स्ट कॉफी चैनल, सो आई एम मेकिंग वेरी प्रैक्टिकल वीडियोज ऑफ रेसिपीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स एंड नॉलेज ऑन कॉफीज एंड टीज। दैट्स माई सेकंड कंपनी व्हिच आई स्टार्टेड। और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इवेंचुअली, आई डोंट नो उसमें कितना समय लगेगा, बट दैट विल बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, मतलब बिगेस्ट नहीं बोलूँगा, वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई डोंट नो कैसे आएगा वो, दैट विल बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ एक्चुअल हमारे जो किंग्स और वॉरियर्स हुए, राइट फ्रॉम यू नो रामायण महाभारत के टाइम से, सत्ययुग त्रेता से होते हुए करंट, उसमें जो हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, किंग्स हुए, बड़े बड़े वॉरियर्स हुए, टिल प्रेजेंट वॉर्स में जो यू नो एक से एक हमारे अमेजिंग सोल्जर्स हुए, उनके बारे में बताना टू दी यंग जनरेशन कि भाई यू आर कैरिंग द DNA ऑफ दीज पीपल। सर मेरा इसी पे क्वेश्चन था कि आज आप देख रहे हैं कि मैस्कुलिनिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, तो हम ये नहीं कह सकते ये आदमी बहुत मैस्कुलिन है, ये ऐसे मैस्कुलिनिटी डिफाइन नहीं हो सकती। व्हाट इज मैस्कुलिनिटी फॉर यू? नहीं, आई रियली कांट डिफाइन दैट वर्ड मैस्कुलिनिटी। मतलब इस तरह से कोई डेफिनेशन जो उसमें बुकिश डेफिनेशन दी हुई है वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन अगर आप यू आर ट्राइंग टू बी ओवरली दिस थिंग, यू नो ट्रेट्स के, यू नो मैन यू शुड डू दिस एंड यू दैट स्टूपिडिटी, ऐसा भी नहीं होता है। और इसके एग्जांपल्स हमारे, आप किंग्स को देखो, जो हमारे एक से एक अच्छे अच्छे बड़े बड़े किंग्स रहे हैं, अगर आप उनको बोलोगे वो मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करते थे मे बी, बट उनकी बहुत सारी ऐसी ट्रेट्स थी जिनको आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल मैस्कुलिन ट्रेट्स नहीं है। अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट 100% मैस्कुलिन, हम शिव और शक्ति से मिलके बने हैं, तो वी ऑलवेज हैव फेमिनिन ट्रेट्स, वी हैव मैस्कुलिन ट्रेट्स, सेम विद द फीमेल, राइट। किसी में कोई डोमिनेट करता है, किसी में कोई डोमिनेट करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट
ये सारी चीज़ें बुकिश तो ठीक हैं, लेकिन इससे कोई प्रैक्टिकल मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई लड़का या ऐसा है जिसमें मैस्कुलिनिटी सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू सम पीपल कम है, डजंट मेक अ डिफरेंस। इफ ही इज डूइंग अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन सोसाइटी इन जनरल, हेल्पिंग पीपल, उसका जो भी वो कर रहा है अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर रहा है, ही इज बीइंग गुड टू पीपल, आई डोंट केयर अबाउट मैस्कुलिनिटी। ना हो भाई मैस्कुलिन, तू जैसा तो। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल टेल दीज, ये जो लेट्स से यू आर गे, नाउ दैट इज नॉट नथिंग टू डू विद मैस्कुलिनिटी, वो सेक्सुअलिटी के ऊपर है। लेकिन लेट्स से यू आर अ टाइप ऑफ अ पर्सन, जैसे आपने देखा होगा, हैव यू सीन दीज गाइज हु टॉक लाइक थोड़ा फीमेल्स, उस सेंस में आपने देखा है। लॉट ऑफ पीपल विल रिडिक्यूल देम, आई डोंट यार, व्हाई? देखो वो उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है, वो तुम्हें हार्म कर रहे हैं, वो किसी को कुछ कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। इनफैक्ट सच पीपल आर वेरी क्रिएटिव, तो वो जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। इफ इमेजिन, टेल मी वन थिंग, अ पर्सन हु इज वेरी मैस्कुलिन, सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू सम पीपल, यार क्या वो है, वो तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर को नहीं सपोर्ट कर रहा, और ये जैसे तुम मैस्कुलिन नहीं कह रहे, ये कौन मैस्कुलिन हुआ ज़्यादा? अब डिफाइन मैस्कुलिनिटी। आई डोंट केयर अबाउट बीइंग मैस्कुलिन और फेमिनिन, दैट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। आई केयर अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, सिंपल बेसिक राइट्स। अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी को अपनी ताकत से किसी को कमजोर फील नहीं करवा रहे, यू आर यूजिंग योर पावर इन द राइट वे। आई विल गिव एन एग्जांपल। जितने भी आपके बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, ठीक है, जब ऑपरेशन पहलगाम में अटैक हुआ, 26 लोग मरे जी, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ये ट्वीट तो सबसे पहले करते हैं, ये सुबह टॉयलेट करते हैं उसकी भी ट्वीट करते हैं, हो जाती है ना, कि आज मेरे यूरिन का कलर ये था, लेकिन उस पर ट्वीट नहीं आई। सिंदूर हुआ, कोई ट्वीट नहीं आया। इनसे ज़्यादा नपुंसक, ये फेमिनिन नहीं है, नपुंसक कोई हो सकता है? नहीं। तो एंड इमेजिन दोज एक्टर एक्ट्रेसेस जिन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट करा। आई थिंक सुनील शेट्टी वॉज वन, और ब्रिलियंट सपोर्ट। इसे कहते हैं मैस्कुलिनिटी। ये है खड़ा होना। गटलेस, ब्लडी, शेमलेस पीपल, एंटी नेशनल्स, अंदर से घटियन के एजेंडा चल रहे हैं, पता नहीं इनमें से कौन ISI एजेंट भी होगा, इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हो यहाँ पे। तो ये दीज आर एंटी नेशनल्स। अगर तुम अपनी कंट्री को उसके समय पे, जिस समय उस कंट्री को तुम्हारी जरूरत है, जरूरत क्या है? तुमसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं तुमसे? मॉरल सपोर्ट, कि कम से कम एक स्टेटमेंट तो दो कि जो गलत हुआ है। ये भी स्टेटमेंट नहीं आती कि गलत हुआ है। पहलगाम अटैक के लिए तो स्टेटमेंट दे सकते थे कि गलत हुआ है, क्या उसमें भी ना? ठीक है, मैं देखो, आई कांट टेल व्हाट पीपल आर सपोज टू डू, देयर लाइव्स डू, बट यू पीपल शुड रियलाइज कि ये सांप कौन है, ये स्नेक्स कौन है, ये किसी के सगे नहीं है, रिमेंबर। तो वो जो हाफ फ्रंट वॉर की हम बात कर रहे हैं, इट इज दीज पीपल। गॉट इट। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि अभी बहुत सारी जैसे यूथ देख रहा है, तो उनका माइंडसेट फॉर, अगर कोई एस्पिरेंट है जिसको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी हो, तो उसका माइंडसेट और आपकी तरफ से उनका मैसेज क्या रहेगा? प्रिपेयर वेल, दैट्स इट, नथिंग। बाकी सारी चीजें, वो जोश जूश सब सेकंड है। दैट विल हेल्प यू, वो मोटिवेशन फैक्टर है जी। बट वो मोटिवेशन फैक्टर उन सब में है जो चाहते हैं, बट चाहने से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन विल पुश यू टू प्रिपेयर वेल। It's only the preparation that makes the difference between 100 people and 1 person. So sir, coming to the fitness side again, वैसे तो हमें काफ़ी कुछ हमने सीखने को मिला हर एक ऑडियंस को, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बट काफ़ी ऐसी ऑडियंस है जो फिटनेस को भी लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मेरी ज़्यादा ऑडियंस फिटनेस को लेकर है, बट मैं चाहता हूँ सर, बहुत सारी ना मिथ्स बनी हुई है इंटरनेट पे, क्योंकि आपने मेंशन करा था रील्स 30 सेकंड में बंदा स्वाइप कर देता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम सही नॉलेज प्रोवाइड करें, उस 30 सेकंड को कैसे एंगेजिंग रखें। अगर हम मिर्च मसाला बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, तो लोग एंगेज रहेंगे। बट मैं चाहता हूँ सर, आज थोड़े सा आप मिथ क्लियर कर दीजिए। तो आज कौन सी मिथ्स? जी सर, फैट लॉस क्या 30 दिन में पॉसिबल होता है? 30 डेज में मैं कोई ऐसे ड्रिंक है जिसको मैं पी के 30 डेज में फैट लॉस में फटाक से कर लूँ? नहीं, फैट लॉस जो है उसका एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। कईयों में थोड़ा तेज़ है, कईयों में स्लो है, बट देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड अमाउंट जो 1 महीने में होता है, बहुत लिमिटेड है। ओके। हो सकता है कईयों में जिसका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है उसमें थोड़ा चेंजेस फास्टर दिखें, लेकिन अदरवाइज अगर कोई इंडिविजुअल थोड़ा बहुत फैट कैरी कर रहा है, उसमें प्रोसेस विल बी ए स्लो प्रोसेस। वेट लॉस हो, फैट लॉस हो, प्रोसेस स्लो होता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इस तरह एक्ट करती है। हाँ, ऐसी ड्रिंक्स हैं जिनको पीकर आपका दिमाग का फैट कम होगा, बॉडी का तो मैंने देखा नहीं करते हुए, तो कई लोगों का होता है। अच्छा, ठीक है, तो इसी तरह जो पीना पियो। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, आपने बॉडी बिल्डिंग की बात करी थी, तो सर अभी ऐसे बहुत सारे शोज हैं जो नेचुरली बोले जा रहे हैं, शायद नेचुरली वहाँ पे लोग compete भी कर रहे हैं। सो डू यू फील लाइक कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है इन इंडिया? बिल्कुल नहीं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है, बट
एक सिंपल क्वेश्चन आता है, और ये मैं हर एक उससे पूछता हूँ जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करा भी रहा है, कैसे डिटेक्ट करोगे कि वो नेचुरल है कि नहीं? कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं? ऐसे टेस्ट कौन करा रहा है? ऐसे हार्डली कोई टेस्ट कराएगा। पहली तो चीज़, इट्स वेरी कॉस्टली, दीज टेस्ट है वेरी। अगर आपको नाडा के टेस्ट कराने हैं, कैसे कराओगे आप टेस्ट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेक कि whether a person has really consumed any anabolics or not. Second is, मेरे को ऐसा लगता है अगर आप नेचुरल हो, आप खुद एथिकल हो, और आप कहते हो मैं नेचुरल compete करता हूँ, आई एम श्योर लड़के करते भी हैं, ग्रेट, वेरी गुड, कूडोज टू यू कि आप नेचुरल रहना चाहते हो और उसमें compete करना चाहते हो। एंड सेम कूडोज टू द पीपल जो नेचुरल नहीं रहना चाहते और वो नॉर्मल कॉम्पिटिशन में compete करते हैं। हार्ड वर्क किसी का कम नहीं है, नंबर वन। गड़बड़ आती है वो जो फेक नेचुरल्स होते हैं, फेक नेटी जिसे हम कहते हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? ये होते हैं कॉवर्ड्स, जिन्हें मैं बोलता हूँ, ठीक है, गटलेस, क्योंकि इनमें उतनी मेहनत करने की हिम्मत तो है नहीं, ठीक है। इनको चाहिए कुछ भी करके मेडल मिल जाए और लोगों को मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ, मैं तो नैटी हूँ, मैं नैटी हूँ, मतलब मैं नेचुरल हूँ, और मुझे समझ नहीं आता वाई। ऑडियंस अगर तुम बोलोगे ना कि हाँ मैंने यार एनाबॉलिक्स यूज़ करें, दे विल बी हैप्पी कि यार बंदा सच कह रहा है, क्योंकि मेहनत तुम भी जिम में कर रहे हो और मेहनत स्टेरॉइड्स लेकर भी बंदा कर रहा है, तो कोई तुम्हारी मेहनत को डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारी एथिक्स को डाउट कर रहा है। क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की और वहाँ पे खड़े होने की? तो तुम क्या कर रहे हो? नंबर वन, एक तो दुनिया से झूठ बोल रहे हो, नंबर टू, जो बेचारा नेचुरल सच में है उसकी अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो। अगर हिम्मत है एनाबॉलिक्स ही लेने हैं तो प्रॉपर लेके उनको हराओ ना, जो एनाबॉलिक्स वाले उसमें, वहाँ तुम्हारी स्टैंडिंग नहीं होगी कोई, क्योंकि तुम्हारे से उतना हार्ड वर्क नहीं होता। दिस इज द प्रॉब्लम। इससे यंगस्टर्स बहुत इन्फ्लुएंस होता है। मेड अ वेरी डिटेल वीडियो ऑन फेक नैटीज अभी, वेंट वेरी वेल। और फिर मैंने वो है ना दिस गाय लिवर किंग, उसको भी एक्सपोज किया, फिर एक और एक्सपोज करके उसको भी बताया कि भाई उसके कुछ एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं जो बता रहा है जनरल उसके लिए, लेकिन वो ओवरऑल तो पूरा ही, और उसने तो इतने एनाबॉलिक्स और हार्मोन्स लिए हैं कि नॉर्मल हमारे यहाँ तो नेशनल चैंपियंस भी नहीं लेते थे। उनके डोसेज बहुत हाई हैं जिस हिसाब से उन्होंने दिखाया है, प्लस फिर लॉट ऑफ सर्जरीज एंड ऑल। तो मैं ये दिखाना चाहता कि देखो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, इट्स ऑन मार्केटिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल। यंगस्टर्स खासकर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस है, टीनेजर्स, और ये वो जनरेशन, जैसे अब तो जेन बीटा आ गई है, बट जेन अल्फा जो मेजरली अभी है, ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती है क्योंकि इनकी जिंदगी ही सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई है। ये बड़े सोशल मीडिया, इन्होंने बड़े होकर देखा ही सोशल मीडिया, तो ये उससे ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं इन लोगों से। जी सर, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके। कुछ सर अगर यूथ है वो एनाबॉलिक्स की तरफ नहीं जाना चाहता और मसल ग्रो करना चाहता है, तो क्या मैसेज रहेगा सर उनके लिए? यार आपके सामने मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेला, आई वन अ गोल्ड मेडल इन बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, मुझे स्टेरॉइड्स का एस भी नहीं पता था। तो व्हेन आई कैन डू दैट, ऑफ कोर्स उसके बाद जब मैंने एनाबॉलिक्स लिए, जब मैंने नेक्स्ट स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कम्पीट करा, थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली, क्योंकि एनाबॉलिक्स काम करते हैं, एक बिग सिंपल वो है। लेकिन जब तक नहीं लिया, मेरी कोई फिजिक खराब थोड़ी थी, आई हैड अ ब्रिलियंट फिजिक, दैट्स व्हाई आई वन। जी। उसके बाद भी जब मैंने छोड़ा, मैंने बहुत छोटे टाइम के लिए लिए, क्योंकि मेरा फंडा सिंपल था, आई एम कम्पीटिंग, आई हैव टू विन, आई हैव टू टेक। जब नहीं करूंगा तो मैं पागल हूँ जो ले रहा हूँ। जी, ठीक है। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट कितना हो गया होगा मैं कहता 10 साल तो हो गए। 10 साल। आई हैवंट टच्ड एनीथिंग। एंड यू हैव नेवर सीन एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट इन यू? साइड इफेक्ट्स आपको होंगे टिल द टाइम यू टेक एनाबॉलिक्स, एंड दैट टू इन अ कैलकुलेटेड मैनर। अब साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं? जैसे जो हो सकते हैं जो आपको टेम्पररी होते हैं, एक्ने बॉडी में, हेयर ग्रोथ या हेयर लॉस। मेरा उल्टा था, हेयर ग्रोथ। अच्छा, आपका हेयर ग्रोथ हाँ, तो मेरे बैक पे और हर जगह बहुत बाल आते थे, तो दैट वाज अ साइड इफेक्ट, बिकॉज मेरे को जो होता था हेयर फॉल नहीं था मुझे। अच्छा। मुझे एक्ने इश्यूज नहीं थे, नहीं हुए। कैनाकोमास्टिया भी मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेता था, और फिर वो थोड़ा सा एंटी एस्ट्रोजन लेके आई यूज्ड टू बी फाइन। तो मेरी एक डोजेज थी कि भाई इससे ऊपर नहीं जाना। लेकिन बिलीव मी, मैं अभी कुछ टाइम पहले ना, मेरी टीम में आपने सुना होगा दिस गाय, वेरी फेमस बॉडी बिल्डर नाउ, वर्ल्ड चैंपियन है, मलिक, रविंद्र मलिक है ना उसका नाम? हाँ, मलिक। तो ही इज करंटली अभी लास्ट एशियन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, मेन हमारी टॉप ऑर्गेनाइजेशन से, एयरफोर्स, हम साथ ही टीम में थे। तो मलिक का मुझ पर फ़ोन आता रहता है, तो ऐसे क्या सर और क्या हालत है, ये है वो है, मुझे बता रहा था, एंड ही वाज वेरी शॉक्ड। वो कह रहा है सर लोगों को लग रहा है मैं वर्ल्ड चैंपियन बन रहा हूँ बिकॉज मैं पता नहीं कौन से एनाबॉलिक्स ले रहा हूँ। जब मैं लोगों को डोजेज बताता हूँ, वो यंगस्टर्स इतने इन्फ्लुएंस नेगेटिव हो चुके हैं इन चीज सोशल मीडिया से कि उनको यकीन ही नहीं होता कि ये इंसान इतनी कम डोजेज में कैसे बॉडी बिल्डिंग करके यहाँ पहुंचा है। कह रहे 20 साल हो गए सर आपके साथ टीम में हम लोग मेहनत कर रहे थे, कब से? जी। कह रहे उनको वो हार्ड वर्क नहीं पता, उन्हें वर्कआउट का कुछ नहीं पता, वर्कआउट में इंटेंसिटी क्या होती है, हार्ड वर्कआउट्स क्या है, सिर्फ ये चीजें पता है कि एनाबॉलिक्स लिए होंगे इसने।
कह रहा और आज मैं देख रहा हूँ, कह रहा सर जो लड़के स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक्स ले रहे हैं ना, हमने वर्ल्ड लेवल पे भी कभी इतनी नहीं ली। 1000 mg पर वीक तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। आपको पता है हाउ मच वाज द मैक्सिमम एवर टेकन अ टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव? 500 mg मैक्सिमम एवर, इवन इन नेशनल सर्विसेज में एटलीस्ट था, नेशनल में मैं टॉप 5 था पहली बारी में। हाँ। ठीक है, उसके बाद देन आई लेफ्ट। गुजरात में 3 टाइम मैं मिस्टर गुजरात रहा हूँ। 500 mg इज द मैक्सिमम आई एवर टेकन। ओके, और यहाँ तो मिनिमम ही 500 और उस समय था भी ऐसा नहीं, ये अभी ट्रेंड पिछले एटलीस्ट मैं बोलूंगा 2016-17 के बाद बहुत खराब हो गया। बिकॉज ऑफ द कोचेज साइड और बिकॉज ऑफ एवरीवेयर, एवरीथिंग, कोचेज ऑल्सो, सोशल मीडिया ऑल्सो, रॉन्ग गाइडेंस। मैंने देखी है यार लोगों की जो कह रहे हैं मैं करवाता हूँ तुम्हारा, यार 1500 mg तुम दे रहे हो, पता नहीं यार लीवर और हो क्या रहा है। कितने मिस्टर ओलंपिया निकल गए बकवास करके? एक तक नहीं गया अभी स्टेज, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच कम इनटू प्ले। हम वो भूल जाते हैं। We used to watch, even now I watch and read books of the golden era bodybuilders. ऐसा नहीं है वो नहीं लेते थे anabolics, लेकिन उनका हार्ड वर्क, उनकी डेडिकेशन, उनकी नॉलेज, इट वाज सो गुड। दे यूज्ड टू लिव एंड ब्रीथ दैट स्पोर्ट। और हमारे यहाँ देखो, मतलब ये जो आजकल जो जनरेशन, लोग बोलते हैं कि हर जनरेशन को ऐसी कहते हैं, नहीं यार, ये जनरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दे आर एक्चुअली मिस यूजिंग स्टेरॉइड्स इन अ वेरी रॉन्ग मैनर जी। तो और उससे फिर यही होता है कि 2 साल आपको कोई बंदा देखेगा, 3 साल फिर गायब। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। दैट्स नॉट द बॉडी बिल्डिंग। ओके ओके, दिस इज द मसल बिल्डिंग साइड। बट मैं थोड़ा सा फीमेल साइड पे भी आना चाहता हूँ, दैट देयर आर सो मेनी वुमेन हु कैन नॉट गो टू द जिम बट वांट टू, या तो किसी को हल्का सा वेट गेन करना है या फिर किसी को मसल लॉस करनी है घर पे रह के, तो क्या कुछ रेमेडीज में आप बताना चाहें या फिर कुछ टिप्स देना चाहें उनके लिए जो लाइक जिनके बच्चे भी हैं वो जिम नहीं जा सकती हैं ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन? घर पे रखे क्या? ड्यू टू व्हाट रीजन? ड्यू टू फॉर एग्जांपल किसी की कॉर्पोरेट जॉब है, कोई जैसे आपकी वाइफ भी वर्किंग पे रहती है बट वो वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, बट उनका गोल है वेट गेन करना है, मसल को लॉस करना है, तो घर पे कैसे फिट रह सकते हैं? नहीं रह सकते। देखो, प्रैक्टिकली चीजें सुननी है तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, वो सोशल मीडिया वाली सुननी है, अरे नहीं ये पी लो, ये खा लो, नहीं रह सकते। दिस इज एब्सोल्युटली फार्स। नंबर 1, एवरीबडी कैन टेक आउट टाइम। मैं ये नहीं कह रहा रेगुलर, मेरी वाइफ के साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। शी इज गेन लॉट ऑफ वेट बिकॉज ऑफ, उसके तो कर एक्सट्रीम ही वो है, बिकॉज ऑफ द टाइप शी इज इन लिटिगेशन। तो इतने सीरियस केसेस होते हैं कि रात भर दिन भर शी इज विद दी वेरी सीरियस क्लाइंट्स या मल्टीपल कोर्ट्स में, उसके बाद अपने क्लाइंट्स एंड imagine somebody having rape matters and extreme property matters, family matters, families आई हुई हैं, रो रही हैं, चिल्ला, it's a chaos। तो उसको आते आते अगर रात को वो शी इज इन जंगपुरा और वहाँ से वो गुड़गांव आ रही है एंड एवरी डे कोर्ट्स में, तो इमेजिन। तो लेकिन उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम है, शी इज इवन जॉइन द जिम, लेकिन वो कहती है कि यार देयर इज नो वे, आई एम नॉट एबल टू, मैं रात को पहुंचूंगी 10 बजे 9 बजे, मैं कहाँ से कुछ करूँगी? तो विच इज एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज, क्योंकि प्रैक्टिकल देखो ऐसे लोगों के और भी हैं। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ देखो, फिर आज नहीं करोगे तो कल करोगे, प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तब करोगे। एंड और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके साथ आपका लाइफस्टाइल बिजी नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या पूरे हफ्ते की मत लो, हफ्ते में 3 दिन तो चले जा सकते हो, 45 मिनट्स वीकेंड्स पे चले जाओ। उसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिलता है हफ्ते में 1-2 दिन, कहीं 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको मिलता है। मैं क्यों बोलता हूँ जिम जाने के लिए? अगर आपको पता होता फिट कैसे होना है घर में, आप हो चुके होते। राइट, नंबर 1। सही बात। सेकंड, अगर आज मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड के वर्कआउट्स करने कैसे हैं जी। उतनी डेडिकेशन आप में नहीं है। अगर होती, अगेन आप ये क्वेश्चन ही नहीं करते, आप फिट ही होते घर में। होम वर्कआउट नाम की कोई चीज नहीं होती है लेकिन ओनली फॉर पीपल हु आर डेडिकेटेड इनफ, फोकस्ड इनफ टू वर्कआउट। मैक्सिमम लोग घर में वर्कआउट नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि, और बहुत सारी चीजें घर में होती है, घर में नहीं हो पाता, फोकस नहीं बनता, और मैक्सिमम लोगों को आता ही नहीं करना जी, वेरिएशंस नहीं पता। तो हाउ मेनी पीपल हैव यू सीन जो प्रॉपर कई चैनल लगाकर सीखते हैं वर्कआउट्स कैसे करने हैं? कितने लोग देखे आपने? फीमेल्स इंडिया में कितनी देखी हैं ऐसी? तो इसलिए उनको बोला जाता है कि जैसे आपको कुछ घर में पढ़ाई हो सकती है ना, फिर स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे? बिकॉज वहाँ पे एक फोकस एनवायरनमेंट होता है। सेम चीज़ जिम है। जिम इज़ अ प्लेस जहाँ पर जब आप जाओगे ना, आपको एक फोकस एनवायरनमेंट मिलेगा। इक्विपमेंट सारे हैं, सब लोग वर्कआउट्स कर रहे हैं, कोचेज़ हैं, कोई पूछने वाले हैं, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, कुछ होगा, वो सारे आपको हेल्प करेंगे टू गेट। मैन आई विल गिव एन एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली देयर वाज अ, तो आई हैव डन ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, बट अभी रिसेंट बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ दिन पहले। तो मैं रात को शूट के लिए अपने जिम में था एंड देयर वाज दिस लेडी, शी इज़ इन लेट 50s उसमें है, एंड शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
मैं जिम बिजनेस से बाहर हूँ, लेकिन एक दिन ऐसे आई वाज देयर इन द जिम, तो ये लेडी आई एंड इसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि शी वाज नॉट एबल टू वॉक। डॉक्टर ने बोल दिया था भाई आपको ये खराब हो जाएगा, वो है, आप कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने को स्ट्रॉन्ग करो। तो मैंने उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला, मैंने कहा कैन यू डू वन थिंग मैम, आप रेगुलर आ सकते हो? कहती है, मैंने कहा बस और कुछ मत करना, जस्ट कम, 2 वर्ड, जस्ट कम, नो एक्सक्यूज, जस्ट कम, 1 आवर, ठीक है, 40 मिनट्स आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक 1 साल बाद मैं उनसे दोबारा मिला, आई यूज्ड टू सी हर, 1 साल हो गया पता नहीं, शी केम टू मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग इन द मिडल ऑफ द जिम। अच्छा। एंड एवरीबडी इज लुकिंग, यार ये क्या हो गया, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने कहा मैम व्हाट हैपेंड, आई हैव सीन दिस बिफोर, बट मैंने कहा शायद कुछ, एंड शी वाज लाइक ब्लेसिंग मी, इट इज़ वेरी स्वीट कि बेटा आपको नहीं पता आपने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी है। कह रहे मेरी जिंदगी पूरी तरह से उलट गई है जब से मैंने वो करा। कह रहा है जब से मैंने वर्कआउट शुरू करे हैं और आपकी बेसिक जो आपने एडवाइजेज मुझे दी थी थोड़ी बहुत, कहता उनको सब फॉलो करके टुडे सारे डॉक्टर्स ने बोला नो ऑपरेशन नीडेड, मैं स्टेयर्स चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ। कह रही है मैं मेरी नींद की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो हैरान हैं, ऑलमोस्ट हर घर जहाँ पे ट्रेडमिल्स हैं वहाँ पे कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर तौलिए सूख, कपड़े सूख रहे होते। सच बात है, सच बात है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या वर्क करती है? इज इट? हाँ, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग डज वर्क, इट हैज़ अ वेरी गुड स्टडीज, गुड रिसर्च ऑन इट। नॉट फॉर एवरी वन, और ना ज़रूरी ऐसा नहीं है कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। इट्स अ ग्रेट थिंग इफ़ यू कैन, आई डू इट इन अ वेरी नाइस मैनर, बट नॉट टू एन एक्सट्रीम मैनर। जैसे मैं 16 घंटे फास्ट नहीं रखता हूँ, सो आई जनरली कीप अ फास्ट फॉर 12 आवर्स। इसमें 8 घंटे आपकी या 7 घंटे नींद होगी, बाकी टाइम आई जस्ट हैव माई कॉफ़ी वगैरह, ब्लैक कॉफ़ी और समथिंग, एंड आई रिमेन विदाउट फूड, दैट्स अबाउट इट। लेकिन उसमें चैलेंजेस भी होते हैं। एक होता है कि खाली इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, एक होता है कि बाकी टाइम पे जो न्यूट्रिशन लेना है वो भी प्रॉपरली लेना। लोग क्या करते हैं, वहाँ भी फास्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशनली डिप्राइव भी हो रहे हैं। तो यू हैव, व्हेन यू स्टडी समथिंग, व्हेन यू अप्लाई समथिंग, इट हैज़ टू बी फुल फ्लेजेड, दोनों साइड को देखो। तो फास्टिंग अलग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग है। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, पहले लोग कहते थे कि प्रोटीन सप्लीमेंट सब खराब होते थे, आज के टाइम पे लोग ले रहे हैं, बट स्टिल व्हेन यंगस्टर एंड यू नो टीच देयर पेरेंट्स या एजुकेट देयर पेरेंट्स, स्टिल जैसे कि नहीं, पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था कि बिना सप्लीमेंट, बिना इन चीज़ों की बॉडी बन जाती थी, लोग फिट रह लेते थे। सो इसके ऊपर आप थोड़ी सी क्लियरिटी। तो जिसने ये बोला उसने बनाई नहीं। तो वो सारे ये वही वाले अंकल हैं। इसके मैं एग्जांपल आई गिवन ऑलमोस्ट एवरी पॉडकास्ट। तो हमारी इंडिया में क्या है, एक तो माइंडसेट बहुत स्टबर्न है, एज यू ग्रो इन एज विदाउट एनी नॉलेज भी स्टबर्न हो जाता है, वो अपने आप ही उनको हो जाती है कि हमें सब पता है। क्या होता है, जैसे अगर फैमिली में ना ग्रुप में बहुत सारे अंकल और आंटियाँ और सब बैठे हैं लेट्स से ग्रुप में, तो ऑलमोस्ट हर केस में बारिंग सम रेयर केसेस में वहाँ पे कुछ फालतू की बात ही हो रही होगी, किसी की बुराई चल रही होगी, ठीक है, अच्छा गॉसिप्स हो रहे होंगे नॉनसेंस से, एंड आई हेट इट। ये वाली उसमें देखे ना ग्रुप्स में, तो आई नेवर बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं फ्रेंड्स में भी नहीं बैठ सकता ऐसी फालतू की बातों जी। तो क्या हुआ कि एक बार जैसे एक ऐसे ग्रुप बैठा हुआ था वो अंकल्स का, और वो लगे हुए हैं अपनी फालतू की बातें करने में। अब क्या होता है, इस ग्रुप के बीच में अगर कोई टॉपिक छोड़ दो ना बीच में, तो ये सारे एक्सपर्ट बन जाएंगे 1 मिनट में। आप बोल दो फाइनेंस, वो सारे स्टॉक ब्रोकर बन जाएंगे, सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, हम बताते हैं, अरे ये लुट गया, अरे वो हो गया। अच्छा पॉलिटिक्स छोड़ दो, वो सारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, सारे प्रेसिडेंट अपने में ही, ठीक है। तो ऐसे ही एक टॉपिक छोड़ दो, वे प्रोटीन। मैं आई डिड इट, मैंने कहा यार वे प्रोटीन, अरे वो सारे शुरू, अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, मेरे वो चाचा के मामे का चौथा लड़का जो था ना, उसकी किडनी खराब हो गई थी। अरे आपको नहीं पता, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता। सारी बकवास जब कर ली, और मैं अंदर से हंस रहा हूँ। मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा एक क्वेश्चन छोटा था, कहा हाँ पूछो बेटा पूछो, वे प्रोटीन क्या होता है? उसके बाद ना उन्होंने मेरी शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि उनकी शक्ल सबकी ऐसे होगी 12 बज गए कि ओहो ये क्या पूछ लिया। दिस इज द प्रॉब्लम विद द पीपल इन दिस कंट्री, दे हैव जीरो नॉलेज, लेकिन दे थिंक दे नो। अब एग्जाम्पल यू आस्क मी कि सर आप मुझे थोड़ा स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में बताइए, भाई मुझे नहीं पता, मैं ना तो इन्वेस्ट करता हूँ और ना मुझे आता है। ये होता है राइट आंसर। बिल्कुल सही वो क्या होगा, जैसे वो आपने कुछ चैनल देखे सोशल मीडिया पे कि आज एक वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट पे वीडियो बना रहा है, नेक्स्ट डे वो फिटनेस पे बना रहा है, चौथे किसी पे बना रहा है, वो सारे एक्सपर्ट है, नीच पे नीच, ऐसे लोग बहुत हैं। तो ये डेंजरस ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमारे लोग होते हैं, इनको पता कुछ नहीं, नॉलेज कुछ नहीं है इस फील्ड की, ठीक है, लेकिन दे एक्ट एज इफ दे नो एवरीथिंग। और इससे क्या प्रॉब्लम होती है, ये सही चीज होने नहीं देते, राइट। पहले के ज़माने में जब खाना अच्छा था, आपके पास क्वांटिटी और क्वालिटी अवेलेबल था, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी।
सप्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है एडिशनल टू फूड। अगर किसी चीज़ को खाने से हम पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें सप्लीमेंट ऐड करते हैं, डॉक्टर्स देते हैं आपको। जी आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर्स की 80% प्रिस्क्रिप्शन विटामिन मिनरल्स होती है। राइट हमारे पेशेंट को पता ही नहीं है। नहीं उनको अंकल आंटियों को वो लिखा हुआ घटिया क्वालिटी का विटामिन मिनरल दे दो, अच्छे सप्लीमेंट ला के दोगे ना, नहीं बेटा डॉक्टर मना करते हैं ये दे। मैंने कहा ये लिख के दिया उसने। तो सेम चीज़ प्रोटीन के साथ आती है। प्रोटीन इज़ वन ऑफ दी वे प्रोटीन, स्पेशली हाई क्वालिटी वे प्रोटीन जो है, इट इज़ वन ऑफ दी फाइनेस्ट सप्लीमेंट जो हमारी कंट्री की डेफिशिएंसी पूरी कर सकता है। जी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंट्री में इस समय इंट्रोड्यूस करने में। हमारी कंट्री जो मेजरली प्रोटीन में बहुत बड़े तरीके से डेफिशिएंट है, आप अपने खाने को या किसी तरीके से वे प्रोटीन्स को डिफरेंट फूड्स में ऐड करना शुरू करो। कंट्री का अगर नेशनल पॉलिसी बने कि हम इन हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर्स को आटों में या इसमें फोर्टिफाई करेंगे। भाई आयोडीन की आपने डेफिशिएंसी पूरी करी ना नमक में डाल के, तो फोर्टिफिकेशन आप प्रोटीन की भी कर सकते हो। लोगों को अवेयर करो। जी ठीक है, आप देखो कैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती। हमारी भाई हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी डाइट कार्ब रिच है, हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, तब शायद लोग माने। राइट डॉक्टर्स को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। डॉक्टर्स बोल रहे हैं आजकल कि हम गलत थे यार, वेट ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरी एज ग्रुप, दीज सप्लीमेंट्स आर मस्ट, बिकॉज ये लोग नहीं खाएंगे। ठीक है, तो डोंट लिसन टू पीपल। डोंट लिसन टू पीपल। ठीक है, पहले ज़माने में लोग आधा किलो घी पी जाते थे, पियो तुम, बर्न कर सकते हो। नहीं हो पाता। राइट मज़ा आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे मिथ्स भी क्लियर हुए। एंड मैं अगेन थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर आपको थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, आज पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आई होप ऑडियंस ने कुछ नया सीखा हो। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सर का यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम का चैनल भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू शांग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर।